बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह 9 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपको दूसरे अशरे की मुबारकबाद देते हैं क्योंकि आज से अल्हम्दुलिल्लाह 11वां रोज़ा दूसरे अशरा शुरू हो गया है। अच्छा, कराची में या उन शहरों में, उन इलाकों में जहाँ गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, हम कराची वाले थोड़ा सा एज गर्मी के हवाले से ज़्यादा इसलिए ले जाते हैं या ज़्यादा इसलिए सोच लेते हैं कि गर्मी है क्योंकि हमारे पास ह्यूमिडिटी भी है और उसकी वजह से वेदर कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि कुछ मुश्किल सी महसूस होती है। और रमज़ानुल मुबारक जब से शुरू हुए हैं, ऑब्वियसली कराची में रहने वालों को बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा था कि जी बहुत गर्मी है और बहुत मुश्किल से आपका रोज़ा पूरे दिन गुजरता है। अगर आप बाहर चले जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, पहला अशरा खैर वाफियत के साथ कंप्लीट हो गया, दूसरे अशरे में हम दाखिल हो गए हैं। मग़फ़िरत का अशरा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। आज के प्रोग्राम में हम ओवरऑल, मैं सेकंड आवर से पहले शुरू करती हूँ। सेकंड आवर में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्रांड्स के हवाले से। अब आप देखिए, कल भी जब मैं बाजार गई या वैसे आप कभी भी बाजार जाएं तो देयर आर सो मेनी ब्रांड्स। अब हर मॉल में, हर मार्केट में ब्रांड्स मौजूद हैं और ब्रांड्स वो भी मौजूद हैं जो एक्सेसिबल हैं, यानी 2000 की कुर्ती भी आपको मिल जाती है, कभी सेल पे 1300-1500 की कुर्ती भी मिल जाती है जो कि ब्रांडेड है, जिसके साथ डिजाइनर का नाम लगा हुआ है। चाहे वो लोकल ब्रांड हो या इंटरनेशनल ब्रांड्स में भी आपके पास इस तरह की ऑफर्स आती हैं, कोई 50%, कोई कुछ कि आप उनको ले सकते हैं। अब जरा सी एक्सेसिबिलिटी हो गई है। हाँ, कुछ ब्रांड जो नहायत ही महंगे हैं उसके लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं, या अगर शौक है तो चगो करनी पड़ती है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है आप ना लें तो ना लें। कॉफी भी कर लेते हैं, कॉफीज भी अवेलेबल हैं। मुझे आज ये बात करनी है या मुझे आपसे सेकेंड आवर में ये पूछना है कि आप मुझे बताइए कि आपकी शख्सियत क्या ब्रांड्स खरीदने से, ब्रांड्स पहनने से, उनको कैरी करने से ही मुतासर कुन हो सकती है? क्या अगर आप ब्रांड नहीं पहनेंगे, आप अपनी क्रिएशन करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, आपका बोलना, आपका चलना, आपका अपने आप को कैरी करना, आपकी तालीम, आपकी तरबियत, वो तमाम चीजें जो आपकी पर्सनैलिटी का असासा है, क्या उस पर आपका ब्रांड हावी हो जाता है? ब्रांड का होना आपके नाम के साथ, आपकी शख्सियत के साथ बहुत जरूरी है। ये आज हम सेकेंड आवर में डिस्कस करेंगे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपको बताऊं कि दिस ड्रेस इज बाय ह्यूज। इनके बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। कराची वालों को ज्यादा आसानी है क्योंकि जमजमा पे इनकी आउटलेट है, आप जाके वहां पर इनकी ड्रेसेस एंड डिजाइन एंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट आवर में शुरुआत में आज हम बजट की, इकोनॉमी की बात करेंगे, अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे और उसकी थोड़ी ही देर बाद मैं आज आपको ये भी ऑप्शन दे रही हूँ, आप तमाम लोगों को, मैं किधर हूँ, इधर हूँ, यस, आज मैं आप सब लोगों को ये भी ऑप्शन दे रही हूँ कि आप में से वो लोग जो कमर्शियल्स में आना चाहते हैं, टीवी एड्स करना चाहते हैं, टीवी प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें क्या करने की जरूरत है? क्योंकि आज हमारे शो में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपको इसकी एक प्रॉपर तरकीब बता सकते हैं, इसकी रेसिपी बता सकते हैं। तो आपने ढेरों कॉल करनी है और वो लोग जो चाहते हैं कि हम टेलीविजन का हिस्सा बने, हम कुछ नहीं है तो हम एड्स में तो जरूर आ जाएं, तो आप इसके बारे में हमसे जरूर राब्ता कीजिए, कॉल कीजिए और बात कीजिए हमारे मेहमानों से। जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे नाख़्वां हमारे साथ मौजूद है रईस कादरी साहब और हम दुबारी ताला से आज हम शुरुआत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब, प्लीज तशरीफ लाइए। और मैं आपको साथ साथ में ये माइक भी दे देना चाहती हूँ ताकि जब आप हम शुरू करें तो आप हमें इसमें सुनाइए। जफर सुभानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, इकोनॉमिस्ट हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जफर साहब? जी, ठीक ठाक हैं। ठीक है। और जब बजट पे बात करनी होती है तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप पूछ सकते हैं अपने हवाले से, अपने शहर के हवाले से, मुल्क के हवाले से, अपनी बहबूद के हवाले से, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम सब जाहिर है इस बात पे मुत्तफिक हैं कि शुरुआत तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से होनी चाहिए। तो हम्द के लिए हमारी गुजारिश है आपसे, रईस साहब माइक लेना चाहें तो ले सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या मेरे मौला करम हो
کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائے کہاں تو ہی کرتا ہے سب پر کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائے کہاں تو ہی کرتا ہے سب پر کرم میرے مولا کرم ہو 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 کرم آمین سبحان اللہ بہت خوب اور واقعی آج تو یہ دعائیں سب کے دل سے نکل رہی ہوں گی کیونکہ آج پھر پاکستان کا میچ ہے تو اس میں تو پہلے انفارچونیٹلی ظاہر ہے کہ لاسٹ 2 سال میں پاکستانی ٹیم جو ہے ڈیگریڈیشن آیا ہے ون ڈے کے اندر ایکسپیکٹیشن تو جنرلی جو اگر ہم ایک تو ہے کہ اگر دماغ سے سوچیں ایک دل سے سوچیں دل تو تھا کہ پاکستان جیتے بٹ اگر ہم مین ٹو مین کمپیئر کرتے ہیں تو بڑا کلیئر تھا کہ انڈیا از اے ویری ویری اسٹرانگ سائڈ دے آر نمبر 1 اینڈ پاکستان از نمبر 8 سو دا ریزلٹ واز ویری کلیئر بٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میچ ذرا کلوز ہو ٹف ہو فائٹ ہو شروع میں اچھا کھیلا 40 اوور میں تو تھا بٹ دین آئی تھنک بات وہی ہے نا کہ ہارنے پہ دکھ نہیں ہے بری طرح ہارنے پہ دکھ ہے یہ پوائنٹ ہے خیر یہ اس بارے میں تو کافی باتیں ہوتی رہیں گی آگے بھی ہمیں موقع ملے گا لیکن جو میں بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں آپ جیسی پرسنالٹی ہو تو آئی تھنک کہ ہمیں بجٹ کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے جو بجٹ آیا اس بار میں نے دیکھا یا شاید میں نے مس کیا کہ شاید رمضان کی وجہ سے بھی اس طرح کی بجٹ اورینٹڈ ٹرانسمیشنز نہیں ہوئی تو بہت سی چیزیں شاید اوور لک بھی ہو گئی لوگوں تک اس طرح پہنچی بھی نہیں ہے تو پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ کور پوائنٹس یا ایشوز جو لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہمارے عوام سے ریلیٹ کرتے ہوئے ان کے بارے میں آپ بجٹ انسینٹیو سے شروع کریں جی بجٹ کا آنے سے پہلے بڑا اس میں جتنے بھی اکانومسٹ تھے پنڈٹس تھے ان کا یہ ویو تھا کہ یہ بجٹ ایسا ہوگا بہت فیڈرل بجٹ ایز ویل پروونشل کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ لیوش
स्पेंडिंग होगी गवर्नमेंट की, बिकॉज लास्ट ईयर है बजट का, गवर्नमेंट का लास्ट ईयर है, उसके बाद अगले साल इलेक्शन है, तो जनरल लोगों की फीलिंग थी कि जो है ना हर जगह सब्सिडीज, हर जगह के इंसेंटिव देंगे, तो ये एक जनरल किस्म का बिलीव बिल्ड किया था। बट जो बजट एक्चुअल आया, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपना बैलेंस करना होता है ना, गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं, गवर्नमेंट की पेमेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट को बैलेंस करना है, तो उस हिसाब से वो बजट आया नहीं इसके अंदर। बट एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो साइज है केक का, वो दिन ब दिन माशाल्लाह लास्ट 5 इयर्स में बढ़ता गया है। हम जीडीपी जब 5 साल पहले हम जीडीपी 3% के करीब थे, और वहां से हम इस वक्त 5.28 टू बी वेरी प्रिसाइज हम पहुंचे हैं, और अगले साल का 6% टारगेट है। तो ये खुशाइन बात है कि मुल्क की इकोनॉमी का साइज जीडीपी जो है वो बड़ा हो रहा है। इसके अलावा स्टेबिलिटी रही है लास्ट 4-5 साल में। फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं जो पीक पे चले गए थे आपके, उसके बाद थोड़ी सी नीचे गिरे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिजीम है आपका, वो भी बहुत लो रही है, वरना इट वॉज एज हाई एज 20% 10-20 ईयर्स बैक, वो कंट्रोल में है आपका। प्लस आपका इन्फ्लेशन जो है वो हमारा कंट्रोल में है। तो ऐसा लोगों को तो नहीं लगता कि महंगाई कंट्रोल में है? आई थिंक खैर एक जज्बात में तो हम कहते हैं, लेकिन जो रियल नंबर्स हैं वो अगर हम देखें तो आपके नंबर्स हैं। और अगर हम किसी से पूछें जनरल बात करते हैं कि भाई आप शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी की बात है, वो अगर एक हाई लेवल की गुड्स छोड़ दें कि आपकी क्या बजट बढ़ा है, तो एक जो गवर्नमेंट की नंबर्स हैं कि जो लास्ट ईयर बहुत कम थे, 3% था इन्फ्लेशन का, इस साल नया जो मई का नंबर आया है वो 5 का है। वैसे जितनी तादाद गाड़ियों की, बाइक्स की या वैसे लोगों की मॉल्स में, बाजारों में या बाकी जगहों पर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, उससे तो यही लगता है कि बाइंग पावर बेहतर है हमारी। ठीक है ना, आपका जीडीपी पर कैपिटा इनकम में भी इजाफा आया इसके अंदर। आपको पता है मोटरसाइकिल साल के अंदर जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है, 17 लाख मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है पर ईयर, 17 लाख मैन्युफैक्चर, तो इज अ ह्यूज थिंग। इकोनॉमी में चीजें तो तोहफे में भी बहुत मिलने लगी है। वो तो ये तो रमजान का महीना है, तो गाड़ियां, आपका मोटरसाइकिलें और चीजें भी जो है ना वो होता है। तो ऐसा कंट्री के चीजें अच्छी हो रही है। बट अगेन बात ये है कि, और फिर प्लस सीपैक आया है, सीपैक के अंदर हम बेसिकली पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो आ रहे हैं। वो ये प्रेशर आया कि इसमें लोड शेडिंग भी, लेकिन नए जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनलाइन आ रहे हैं, जो कंप्लीशन के करीब हैं, वो नेक्स्ट 6 मंथ में आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सिस्टम चैलेंज अभी भी नजर आता है, बट सिस्टम के अंदर आएंगे। और सीपैक के अंदर एक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है जो चाइना को फैसिलिटेट करेगी, और ये है। लेकिन चैलेंज आगे जो सबसे बड़ा इस वक्त जो है पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लास्ट 3 साल से एक्सपोर्ट गिर रही है, जो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हमारे पावर की जो है अवेलेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हुई इंडस्ट्री के लिए लास्ट 2 ईयर्स में। इन्होंने इंडस्ट्री के जो है वो ये कहा कि इंडस्ट्री को लोड शेडिंग नहीं होगी, तो इंडस्ट्री को पावर दी 2015 से, और गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ गई बिकॉज एलएनजी की वजह से। और उसके बाद स्पेशली इंडस्ट्री के रेट भी उन्होंने कम किए, तकरीबन 2.5-3 रुपए का रेट कम किया, जो उन्होंने एक्सटेंड किया है। ये सारी चीजें, और लॉ एंड ऑर्डर में भी इम्प्रूवमेंट आई। हम ये जनरली कहते थे कि अगर ये 2 चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट तो बहुत गिरी ना, और एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल का पोर्शन बहुत ज्यादा था, तो इस मेजर 60-70% हम तो टेक्सटाइल का है ना, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है, बहुत बड़ी कमी आई है। और जो उसके मुकाबले में हम जनरल रीजन देखते हैं कि ओवरऑल चाइना के अंदर जो है वो रिसेशन है, चाइना परचेज नहीं कर रहा है, दुनिया में रिसेशन है, लेकिन वो बात एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, बिकॉज जो हमारे एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं जिससे हम कम्पीट करते हैं, आप इंडिया कंपेयर कर लें, बांग्लादेश कंपेयर कर लें, और वियतनाम नया है, उन सब की एक्सपोर्ट्स में खातिर खा इजाफा हुआ है, जबकि हमारी क्वालिटी उनसे बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ का कॉटन, हमारे यहाँ की लॉन वहाँ बहुत पसंद की जाती है। अंदर तो कॉटन होती नहीं है ना, हमारे यहाँ की चीजें इतनी पसंद की जाती है, लेकिन फिर भी अच्छा, खैर इसमें यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि वाई वी आर लैकिंग इवन देन, क्योंकि जब आपने कहा कि इंसेंटिव भी आपको यूटिलिटीज में चले इंसेंटिव मिल गए कि लोड शेडिंग नहीं है और बाकी चीजें नहीं है, फिर भी हम पीछे आते जा रहे हैं। कॉलर के बाद आपने इस पर रोशनी डालनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहम्मद इकबाल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक लाख बाजी, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत प्यारा प्रोग्राम है। नात बहुत अच्छी नात थी। जी जी। सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट ये करनी है कि काश जिस तरह आप आगाज करते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग,
इसके बाद छोटी सी अगर कुरान पाक से अगर तिलावत नाज़िल जाए तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग सकते हैं। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा है आपने ये इनपुट दिया, हम कोशिश करेंगे इसके हवाले से। थैंक यू। ये बात ये है कि आगे जब हम ये सीपैक में जा रहे हैं तो फॉरेन करेंसी की फंडिंग हो रही है बहुत ज्यादा। आपके पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है जहां पे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लोन भी कर रहे हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। तो इनकी आपको सर्विस करनी होगी, इनको रीपे करना होगा। नेक्स्ट 3 to 4 years के अंदर आपको सिर्फ सीपैक के प्रोजेक्ट में अराउंड $5 billion हर साल पे करना होगा। इट्स अ बिग चैलेंज। तो जब तक आप पूरी इफादियत ना होती है सीपैक की, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात काफी दिनों से चल रही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक खदोखाल क्लियर नहीं है इनके कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या बनेगा, क्या इंसेंटिव है। जब ये क्लैरिटी हो, बिकॉज चाइना का तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि उसको एक कॉरिडोर मिल गया है, मैं इसे रेड कार्पेट कहता हूँ। रेड कार्पेट जो है उनको मिल गया है फॉर स्पोर्ट्स, फॉर द इम्पोर्ट्स। उनका काम तो हो गया है। दे आर ऑलवेज अ फ्रेंड, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड टू अस। अभी फॉरेन करेंसी का शॉर्टेज आई थी, एक लोन पे करना था, उन्होंने लोन दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये है। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हाउ डज इट मेक इकोनॉमिक सेंस फॉर अस। इन्वेस्टमेंट हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना, हमारा कॉरिडोर यूज हो रहा है, हमें कॉरिडोर हो रहा है, और ये हम सिर्फ ये ना करें कि जब कॉरिडोर यूज करने की हमें जो है ना टोल फी मिले, उससे हमें नहीं करना चाहिए। असल बात फायदा उठाना चाहिए पूरा, हमें अपना सोचना चाहिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रियां लगेगी, और वो सारी इंडस्ट्रियां जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर बेस हो आपके अंदर, बिकॉज एक्सपोर्ट होगी, इंडस्ट्री होगी तो जॉब क्रिएशन होगी। जॉब क्रिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ कॉलर है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम खालिद महमूद गुजखान से बोल रहा हूँ। हाँ जी खालिद साहब। मैडम साहब मैं बात करना चाहता हूँ ओल्ड बेनिफिट के बारे में। ओल्ड एज बेनिफिट बुढ़ापा पेंशन जो है जी वो 5200 है। तो काइंडली आप अपनी टीवी के थ्रू आवाज उठा दें कि 5200 में क्या बनता है। ये पेंशन आप कह रहे हैं? ओल्ड एज बेनिफिट की बात कर रहे हैं? ओल्ड एज बेनिफिट की बात कर रहे हैं? ओल्ड एज बेनिफिट ईओबीआई एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट। ठीक है, हम ऑन एयर बात करते हैं इस पे। इसमें भी क्या बजट में कोई डिस्कशन हुआ है? इसमें जो पेंशन तो बढ़ी है, पेंशन में तो 10% का इजाफा हुआ है। ईओबीआई भी रेगुलरली 2-3 साल के अंदर चेंजेस करता रहता है। आई थिंक इस साल मुझे कोई नजर नहीं आई है, बट एक मैकेनिज्म वहां होना चाहिए कि ईओबीआई भी जो है वो लोगों की रेगुलर बढ़ते रहे। अच्छा, बिकॉज आज के जमाने में तो ठीक है, महंगाई तो मेरा कम हुई है, लेकिन जिस तरीके से हमारे खर्चे बढ़े हैं तो 5000 इज नथिंग मेरा ख्याल है। तो जो भी उनके अपने पास ठीक ठाक बजट अपना होता है, लेकिन फ्यूचर में भी लोग काफी आ रहे हैं, तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ थोड़ा सा मिनिमम वेज जो डिसाइड की जाती है हुकूमत की तरफ से, चले मिनिमम वेज ना हो लेकिन उसके क्लोजर तो हो ना, जो भी ऐसा इंसेंटिव है और बूढ़े लोगों के लिए है जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा तो ऐसा होना चाहिए कि आप जिंदगी को प्रॉपर गुजार सकें। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पे काम हो रहा है। और सीपैक के हवाले से मुझे ये आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी। उम्मीद है बाकी लोगों को भी अच्छी लगी और वो इस बारे में सोचें कि हम कॉरिडोर तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसमें। जी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इससे बहस भी आ रही है, इसमें कंपैरिजन भी आया कि इसी तरह से जो है ना चाइना ने इन्वेस्टमेंट की थी, श्रीलंका में भी इन्वेस्टमेंट इस तरह की है और अफ्रीकन कंट्री की भी की है। तो इन्वेस्टमेंट चाइना इसमें श्रीलंका में 4-5 साल पहले की, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, पोर्ट बनाया, ये चीजें हैं। बट इवेंचुअली 5 years के बाद, 5 years उसके बाद उनको प्रॉब्लम आ रही है उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, उनको फॉरेन करेंसी के आउट की पेमेंट करने के लिए। तो ये चैलेंज हमने एक और किसी कंट्री में देख लिया है। तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं उसमें बहुत क्लैरिटी हो, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लैरिटी हो कि ये इंडस्ट्री होगी और एक्सपोर्ट होगा, भले चाइना के साथ जेवी करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें। और दूसरी बात ये कि इट शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जितने भी बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, आपका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, ओवरसीज चैम्बर्स हैं, ये सब कह रहे हैं कि ये ना हो कि ये सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसमें हमारा कोई पार्ट ना हो। हमारे बिजनेसमैन दे नो मोर बट अबाउट इट, मेरी चाइनीज की इन्वेस्टमेंट हो, बट दे शुड बी अ जॉइंट वेंचर विद दैट। ओके, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप हमारे साथ हैं या कॉल ड्रॉप हो गई? अच्छा, तो अब हम एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे है? जी मैं ठीक ठाक हूँ, दुबई से आप कॉल कर रहे हैं? जी मैं दुबई से कर रही हूँ। मौलवी से थोड़ा एक सवाल करता हूँ, पूछ सकता हूँ? वो हमद और नाथ खां है, सवाल करना है कर लीजिए फिर भी।
अच्छा, ये मेरे पास 12-14 सोना है पाकिस्तान में, उसका ज़कात मैं दे सकता हूँ ना क्या? अच्छा, आपका सवाल मुझे याद है, वैसे इनसे हम मशवरा ले लेते हैं, लेकिन जब कोई मुस्तनद मुफ्ती वगैरह आएंगे तो वही आपको बता सकते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने जो सुना है कि जो 12 तोला सोने का जिक्र कर रहे हैं, इसका मेरे ख्याल से डी होती है ज़कात। और सोने की वही मिकदार आप कंफर्म कर लें कि क्या है आपके पास, वरना वो चीज जिसपे ज़कात है सोने वगैरह पे, और 1 साल का अर्सा गुजर गया। हाँ, 1 साल का अर्सा गुजर गया और आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, आपने कहा ना इस्तेमाल नहीं कर रहा पाकिस्तान में, तो इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास है तो आपने उस पर ज़कात देनी है। तो खैर ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हाजी अब्दुल खालिक साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खैरियत है ना? क्या है? अल्लाह का शुक्र। आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा है। रमजान शरीफ के लिए लगी है, जब भानु साहब से बात करने के बदले बारे में बात करें। जी बिल्कुल। जी जफर साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, हाजी अब्दुल खालिक बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी सर, एक्सपेंशन और रूम है आर्मी से। बात यह है कि हुकूमत से ये हमारा मुतालबा है कि उनसे मेहरबानी करें कि वो लोग जो 99 से पहले के लोग जो पेंशन हैं, जिन लोगों की पेंशन 7,000 6,000 है, उनका 10,000 का क्या बनता है, और जो लोग 2,000 के बाद आए गए उनकी पेंशन है 35,000 30,000 25,000 30,000। ठीक। हमारे रिश्तों के लोग हैं, उनकी जो पेंशन तनख्वाहें बढ़ी थी 99 के बाद, तो मुशर्रफ की हुकूमत ने। अच्छा, ठीक है। नहीं, बात सही है आपकी। आई थिंक हर एक के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऑन दी बोर्ड ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिकॉज जाहिर है कि जैसा जैसा टाइम गुजर रहा है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ रही है बेसिकली। लेकिन एक तल्ख हकीकत ये है, और जिसके बारे में चलें, जिनका टाइम गुजर गया इस हवाले से वो तो गुजर गया, लेकिन आप अपने बच्चों को भी बताएं कि जितना आप स्किलफुल होंगे, जितना आप एक्सेल करेंगे, उतना आपकी जिंदगी जॉब में भी आसान होगी, उतना ही अगर आपको पेंशन मिलती है तो वो आई थिंक मैं ऐड करूंगा कि अब वो जमाना की जो है ना, आप ये आपने BA कर लिया, BCom कर लिया, अब आई थिंक वो जरूरत नहीं है। यू नीड टू हैव योर स्पेशल स्किल बेसिकली। स्पेशल स्किल आप डेवलप करेंगे तो आप जो है ना क्रिएशन, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी में इंप्रूवमेंट होगी। बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि विद चाइनीज इन्फ्लक्स ऑफ प्रोजेक्ट इतने सारे इंस्टीट्यूट इस वक्त चाइनीज सिखा रहे हैं, और लोग जो है अपने जहां ऑफिस में काम कर रहे हैं रात में जाके सीखते हैं, शाम में सीखते हैं, बिकॉज दे फील दैट इन द फ्यूचर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनको और चाइनीज सीखेंगे तो वो कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी इसके अंदर है। तो ये सबके लिए है कि ये चीज जो है ना, अगर आपने जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर रखना है तो अपने आप को एक्सेल कीजिए, या अपने छोटों को भी बताइए कि एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें अपने अंदर एक्सेलेंस लाने की जरूरत है। जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वक्त हमारे पास 2-3 मिनट है, तो हम आपसे खदीजा साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि एक नात आप हमें सुनाइए। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई सदेका है आरज़ू का, कोई सदेका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों
تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، اور رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہی ہے خالد اساس رحمان، یہی ہے خالد بنائے عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمان، یہی ہے خالد بنائے عظمت۔ نبی کا عرفان زندگی ہے، اور نبی کا عرفان بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بہت مزہ آیا، بہت 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 خوبصورت، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ظفر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ایک بریک، آپ کا ٹائم ابھی ہمارے ساتھ ختم نہیں ہوا ہے، ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آ کے آپ میں سے وہ لوگ جو کمرشلز کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کبھی بنے بھی ہیں، ٹی وی ایڈز میں کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایکسپیرینس ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، تو اب ہمارے جو مہمان ہیں وہ آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتا سکتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو بھی فرمائیں گے آفٹر دا بریک۔ اور چینل 5 اب آپ کے اسمارٹ فون پر خبریں اور چینل 5 کی موبائل اپلیکیشن سے رکھے خود کو ہر لمحہ باخبر، خبر ان کی ہوش کا فیصلہ یا پھر دل کے میدان سے سارا دن پریکٹس، پھر سب مقابلے دنیا بھر کے ٹور، خبریں اور چینل 5 کی موبائل اپلیکیشن رہے ہر وقت ان کے ساتھ، صرف ایشین روزنامہ خبریں اور چینل 5 پر نظر۔ خوبصورت نقطے کے ساتھ خبر کا انداز، روزنامہ خبریں اور چینل 5 کے بعد دن بھر شوٹنگ میں مشغول اور حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھنا ضروری، پل پل بدلتے حالات سے باخبر رہنا آپ کی ضرورت۔ یہ ضرورت پوری کرتی ہے خبریں جو موبائل ایپ جو میرے فون میں ہر وقت موجود رہتی ہے، صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں کی موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہر وقت خبریں ہر وقت باخبر۔
वेलकम बैक। और हमारे प्रोग्राम में अब आपको मौका मिलेगा कि आप कॉल्स करें और आप हमारे जितने मेहमान हैं उनसे अपने हवाले से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि जितने आप फेमस लोगों को टेलीविजन पे देखते हैं, फिर कहीं आपको वो सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली फेसबुक पे नजर आते हैं, तो आप पहले तो उनकी तारीफें करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मुझे लगता है कि मैं भी बहुत फोटोजेनिक हूँ, या बहुत अच्छा बोलती हूँ, या बहुत अच्छा एक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे टीवी में आना है, कमर्शियल्स में आना है। और कमर्शियल्स मेरे ख्याल में वो ईजी रूट सबको महसूस होता है जिसके जरिए आप टेलीविजन का हिस्सा बन सकते हैं। गो के ये एक निहायत ही सीरियस काम है और इसके डायनामिक्स ही बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हम इस पे ओवरऑल डिस्कशन करेंगे और आज आपको ये फोरम हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर योर क्वेरीज। सबसे पहले मेहमान जो हमारे स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मोहसिन रिजवी साहब, जिनके प्रोडक्शंस तो आपने पीटीवी पर एंजॉय किए, लेकिन आजकल वो सिर्फ कमर्शियल्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मोर देन 1000 कमर्शियल्स माशाल्लाह अब तक डायरेक्ट कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? एंड अच्छा, इन्होंने पूरा बोला थैंक यू वेरी मच नुसरत हारिस, और मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि सिर्फ लोग नुसरत के नाम से मुझे नहीं पहचानते, नुसरत हारिस के नाम से मुझे पहचानते हैं। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जिनकी एक अमेजिंग फिल्म आई थिंक आने वाली है, क्योंकि अब बड़ा अमेजिंग प्रोडक्शंस हो रही हैं फिल्म के हवाले से। ड्रामों की प्रोडक्शंस भी करते रहे हैं, कमर्शियल्स की प्रोडक्शंस भी करते रहे हैं। आमिर मोइनुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आमिर आप? ठीक ठाक हैं? और फिल्म बनाना आजकल तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। पाकिस्तान के अंदर फिल्म बनाना इस दौर में जहां हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, एक मुश्किल बात है। बट जब आप कोई एक ड्रीम देखते हो तो आपकी विश होती है कि आप उसे पूरा करो। तो इसी तरीके से मैंने लास्ट ईयर एक फिल्म का स्क्रिप्ट मेरे सामने आया, ठीक है, जो कि मैंने आगे परसू किया, कंटिन्यू किया, और इंशाल्लाह इस साल दिसंबर 2017 में उस फिल्म को, जिसका नाम रंगरेजा है, अख्तर कयूम साहब ने लिखी है, तो वो रिलीज कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ इस मौके का फायदा उठा के कि पिछले ही दिनों हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ऑब्वियसली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एंड देन मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से हमें ये पता चला, और उनके तहत यहाँ पर बड़ी एक फेस्टिविटी भी हुई थी कराची में, जिसमें फिल्म पॉलिसी के बारे में बहुत बात की गई है। तो आप जैसे फिल्म मेकर्स या प्रोड्यूसर्स या वो लोग स्टेक होल्डर्स जो फिल्म का हिस्सा है, उनको आने वाले वक्तों में आई होप कि इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि इस इंडस्ट्री को प्रॉपर इंडस्ट्री बनाया जा सके और हमारा इंप्रेशन पूरी दुनिया में बेहतर जाए। इट्स अ कंप्लीट इंडस्ट्री, आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे लॉट अगर आप इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाते हैं, तो हमें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट इसका कोई इनिशिएटिव ले रही है, बिल्कुल बिल्कुल ले रही है, लेट्स सी कि वो कैसे सामने आता है और हम सब कितना उससे मुस्तफीद होते हैं। हमारे साथ लाइबा मुगल मौजूद हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, आप इनसे वैसे भी बात कर सकते हैं और आप इनसे इनका एक्सपीरियंस भी पूछ सकते हैं। कैसी है लाइबा? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और 7-8 साल हो गए आपको, तो आप भी ऐसे कोई अचानक वाली एंट्री है आपकी या प्लान करके आप मीडिया का हिस्सा? नहीं, मुझे शुरू से ही शौक था, तो जब पीएचडी कंप्लीट की उसके बाद मैंने सोचा कि मैं शोबिज में जाती हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि जब आप शोबिज में आना चाह रहे होते हैं और आपको प्रॉपर लोग नहीं मिलते हैं जो आपको सही से गाइड कर सकें, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो अब तो माशाल्लाह इतना अच्छा वर्क हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है, अब सोशल मीडिया है हमारे पास, नेट है, अब तो जिसको काम करना है वो इजी वे से आके यहाँ पर काम कर सकते। तो आप कैसे आई थी? आप किसी से मिली थी जिन्होंने आपको क्या किया? हैदर साहब थे, पीटीवी के ही थे जी, उनके मैंने फर्स्ट सीरियल किया था, वो पीटीवी का ही था, चांद बाबू। ओके, यस, वो सोप था, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था, उसके बाद फिर मैंने बाकी चैनल को ज्वाइन किया, लेकिन उनसे मुलाकात करवाई थी, मेरे कोई रिलेटिव थे, उनके रेफरेंस। लेकिन ये मुश्किल होता था? मुश्किल होता था, बिल्कुल। तो आज भी करनी पड़ती है। खैर, आप चाहें तो कॉल करके इस हवाले से पूछ सकते हैं। वैसे बार बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ और आपकी ये खुशबू पे मेरी नजर जा रही है, क्योंकि मैं यही वाले बहुत दिन से ढूंढ रही थी। अब ब्रेक में आपसे पूछूंगी कि ये कहाँ से लिए, बार बार सारी डिस्कशन एक तरफ और खुद से एक तरफ, मैं बार बार उसकी तरफ जा रही हूँ। तो ऐसी चीजें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। खैर, मोहसिन साहब, एक पूरा हम फॉर्मूला आपसे जानना चाहते हैं कि अब कमर्शियल इंडस्ट्री कितनी ग्रूम कर गई है, या इसमें कितना बूम है, लोगों के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारी कमर्शियल इंडस्ट्री है, उसका मुकाबला किसी भी बाहर के ममालिक से, दुनिया के किसी भी मुल्क से आप कर सकते हैं। हमारी एनिमेशन, हमारी प्रोडक्शन, हमारी डायरेक्शन, हमारा जितना भी काम है, साउंड डिजाइनिंग, तमाम चीजें
किसी भी तरह दुनिया के किसी भी मुल्क से कम नहीं है। एडिट तो मैंने सुना है कि हम बाहर से कराते हैं, साउंड बाहर से कराते हैं। देखिए अच्छी टेलीसीनिया हमारी एक चीज होती है जो हम बाहर करते हैं, कलर ग्रेडिंग हम बाहर करते हैं। सिंस इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छे मौजूद हैं, लाइक अगर शार्प इमेज के साथ काम करें तो बहुत अच्छा ग्रेडिंग करके देता है, मगर वो होता है ना कुछ क्लाइंट्स की भी अपनी ख्वाहिशात थोड़ी सी कि जी अगर फिल्म अच्छी शूटिंग हुई है 1-1.5 करोड़ की तो चलो थाईलैंड से इसका काम कर लें, अदरवाइज वही चीज यहाँ मौजूद है। जाहिर है स्पेशलिटीज तो हर जगह मौजूद हैं, लोग जापान जाके कुछ काम कर लेते हैं कुछ चीजें, बट स्पेशलिटी थाईलैंड थोड़ा सस्ता है, कुछ गोरे बैठे हैं कुछ काम कर लेते हैं, ग्रेडिंग कर लेते हैं, मगर मैं ये बिल्कुल बला मुबालगा कह सकता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी वही टैलेंट मौजूद है, वही मशीनरीज मौजूद हैं, वही मिस्ट्री का वही तमाम चीजें मौजूद हैं कि जिसपे अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, कते कलामी होती है। मैंने बहुत ज्यादा कमर्शियल्स नहीं किए, कोई 3-4 किए होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसमें भी 2 में तो डीओपी बाहर से ही आए हुए थे। तो ये हमारे यहाँ है चीजें। खैर इसको हम कंटिन्यू करते हैं, बट वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। तो सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। अब कॉल्स आएंगी तो हम जल्दी जल्दी उनको अपने प्रोग्राम में इंकलकेट करेंगे। कुछ चीजें जैसे काकाटोंग हैं, अगर वहाँ से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं या ऑस्ट्रेलिया से रिचर्ड आ जाते हैं, देखिए कुछ स्पेशलिटी होती है। लाइक कराची में मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, मगर लोग कहते हैं लाहौर से हम निराला स्वीट की मिठाई लाए हैं या राहत बेकरी के बिस्किट लाए हैं, तो वो वाली बात है कि स्पेशलिटीज बनाई हुई हैं कुछ। सुलेमान रज़ाक साहब का मैं कहता हूँ मुकाबला दुनिया के किसी बड़े डीओपी से आप कर सकते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, या सलीम दास साहब का मुकाबला आप दुनिया के किसी बड़े डीओपी से कर सकते हैं। इसी तरह हमारे तमाम एनिमेशन कंपनीज के अंदर शार्प इमेज का मुकाबला किसी से, वर्टेक्स का मुकाबला किसी से कर सकते हैं। इसी तरह जो तमाम पाकिस्तान में वही कैमराज मौजूद हैं जो बाहर मौजूद हैं। एलेक्सा हमारे पास भी मौजूद है, अगर बाहर का क्वांटम हमारे पास भी मौजूद है। तो ये मैं समझता हूँ अपनी प्रेफरेंसेज हैं, ये शौक हैं कि जी लाइक देखिए मतलब ये साइकोलॉजी है कि चले घूम लेंगे, थोड़ा थाईलैंड चले जाएंगे, वहाँ पर काम कर लेंगे। और लाइक शायद मैं 500 दफा गया हूँ थाईलैंड, अगर टोटल लगाया जाए। मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। अभी मैंने एक फिल्म की तो वो मैंने यहीं से यहीं अपलोड की और मैंने वहीं से ग्रेड करा के मंगवा ली, ठीक है, कि यार चलो अब इतने हैसल और वाकई अब इसमें डायरेक्टर प्रेफरेंस कर देते हैं कि भिजवा के फिल्म वहाँ से ग्रेड करके मंगाने अगर अच्छी हो रही है तो किसी को शौक नहीं है। अच्छा, ये तो खैर टेक्निकल चीजों में हम ज्यादा चले गए। मैं ये चाहती हूँ कि अब कॉलर के बाद आमिर जरा आप ये बताएं कि वो लोग लड़के या लड़कियां जो हमें देख रहे हैं, खवातीन हज़रात, उनमें ऐसी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, शुरू की 3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं आपको टीवी में, कमर्शियल में काम करने के लिए, ठीक है, किसी भी फील्ड में 3 चीजें आपने बतानी है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब, आप भी बता दीजिएगा। वालेकुम सलाम, मैं बुरेवाला से बात कर रहा हूँ, पंजाब से मुबश्शिर सईद। हाँ जी, बड़ी क्लियर आपकी आवाज है और तलफ्फुज़ है, मुझे बड़ी खुशी हुई आपने कॉल किया, फरमाइए। अच्छा मैम, वो मुझे बड़ा शौक था टीवी पे आने का, एक्टिंग करने का, कमर्शियल में, तो आज आपका प्रोग्राम लगा तो आपने बात की तो मैंने उसी वक्त आपका नंबर डायल किया, तो इस सिलसिले में बात करना चाह रहा था। जरूर कीजिए। जी, तो इस सिलसिले में क्या होना चाहिए, क्या इनको रिक्वायरमेंट है इनकी? अच्छा, आपको अपने बारे में क्या लगता है, थोड़ा ये बताएंगे आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मास्टर्स किया मैंने, तो 27-28 एज है, तो इस सिलसिले में मैं अगर मैं मास्टर्स में आना चाहूँ ये आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन क्या? रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले साथ में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, पाकिस्तान
अब आपके स्मार्टफोन पर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर उनकी हो या फैसले या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले और दुनिया भर के टूर। इसमें वक्त है खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप, जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है। सिर्फ एक क्लिक की मुझे पता है। खबरें की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके हर वक्त खबरें हर वक्त बाखबर। उसका रीजन ये आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो सारी स्किल्स। मुझे नहीं लगता किसी भी एक्टर के लिए ये बात जरूरी हो कि उसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए या उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। आप दुनिया में इसकी बेशुमार मिसालें उठा सकते हैं। बेसिकली व्हाट आई बिलीव, मुझे करेक्टर एक्टर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो जैसे आप उसकी एग्जाम्पल अगर बॉलीवुड से लेना चाहें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपके सामने, पाकिस्तान से आप बेशुमार एक्टर्स हैं। अभी मैं अपनी फिल्म में मेरा एक एक्टर है गौहर रशीद, अकबर सुबानी साहब, These are brilliant actors. हाँ, जिनको आप ये नहीं कह सकते कि इनमें कोई इनका कोई हीरोइक फेस है, लेकिन उनमें वो कैपेबिलिटी है। तो इट्स ऑल योर टैलेंट। इन्होंने जो कहा ये इट्स ऑल योर टैलेंट, लेकिन कमर्शियल में ये सारी चीजों को, कुछ चीजों को देखा जाता है, और जिसमें मेरे ख्याल में प्राइम चीज है आपका वेट लॉस। आपका वेट जो है वो मुनासिब होना चाहिए, अदरवाइज तो बहुत चीजें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। ट्रेंड बन गया कि आपका वेट लॉस हो तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे भी हैं जो अच्छे हैवी वेट। अभी मैं एक देख रहा था, आदि लमजद काम करता है, टेलीविजन को भी काम करता है, बहुत ज्यादा वेट है उसका। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा है। बात यह कि अगर आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स हैं, आपके अंदर थोड़ा सा अच्छा आप कर सकते हैं, तो ये कोई लोगों को मैं समझता हूँ। आदि को भी बड़े, लेकिन मसाइल के बाद वो यहाँ पहुंचा है। आदि के साथ तो हमने बड़ा टाइम गुजारा है, लेकिन ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड ब्रिलियंट परफॉर्मर। हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त, और उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कॉल ड्रॉप हो गई क्योंकि हम बातों में इतना लग जाते हैं। फौजिया साहब आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी आप अपना आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप सबसे इतनी प्यारी लग रही थी, हर रोज बल्कि आप बहुत अच्छी लगी थी। थैंक यू सो मच। आज टॉपिक चेंज, अब टॉपिक चेंज है, अब हम यही बात करें। हाँ, या फिर मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, मैं कैसे फील्ड में आ सकती हूँ? ये बताओ कि तुम्हें मॉडलिंग की इजाजत है, कर सकती हो? जी मैं इजाजत ले लूंगी। इजाजत ले लोगी? अच्छा ठीक है। कहाँ से कॉल कर रही हो? जी मियाँ वाली से। मियाँ वाली से कॉल करी हो। तो मॉडलिंग के बारे में कुछ है जहन में? कुछ कभी किसी से मुलाकात हुई हो, कोई कोशिश की हो, किसी इदारे में गई हो, कुछ किया? जी मुझे शौक बहुत है, मैं करना चाहती हूँ। अच्छा शौक है, अभी घर में बैठे हुए शौक है ना। अभी अब बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अच्छा फौजिया के लिए, इस तरह की बहुत लड़कियां हैं ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में जो आपको देख रही हैं, क्योंकि हमें बहुत दूर दराज इलाकों से कॉल आती है, जिनको शौक होता है। शौक की पहली सीढ़ी क्या है? जब आपने उस शौक को हकीकत बनाना है तो उसकी पहली सीढ़ी क्या है? उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी होती है, ठीक लोगों से मिलना होता है, जो आपका टैलेंट है वो आपका आप अच्छे से रब्ता करें, कांटेक्ट करें। जैसे हमारी बहुत सारी एड एजेंसीज हैं, हमारे चैनल्स हैं। अब तो हमारे पास मीडिया इतना है कि सबको काम करने का मौका मिलता है। यस बिल्कुल। नए लोग, पुराने लोग, अभी हम उनसे सीख भी रहे होते हैं, हमें पता भी चल रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि अब हमारे पास बहुत सारा मार्जिन है, कहीं से भी हम आ जाएं, हमारे अंदर बस टैलेंट होना चाहिए। अगर टैलेंट है तो हमें कहीं भी काम मिल सकता है, इतने सारे चैनल्स हैं, सब कुछ है। एक हमारे साथ कॉलर है, उसके बाद जो आपने टैलेंट एजेंसी की बात की वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एड्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, या अब तो उन्होंने और भी चीजें निकाली हैं कि और ऑडिशन, तो ये टैलेंट एजेंसी की हम बात करते हैं, और इसमें फेक भी है। आई एम सो सॉरी, जिस पे भी बात करनी है, काफी एक्सप्लॉइट भी किया जाता है टैलेंट को। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारे साथ बशारत साहब हैं। जी
बशारत साहब ने कहा कि बस इतना ही काफी था, मैंने बहुत वेट किया आप लोगों का। कोई बात नहीं, थैंक यू जी। टैलेंट एजेंसी की आप बात कर रहे थे, टैलेंट एजेंसी से सबसे पहले राब्ता करें। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आप तमाम व्यूअर्स को एक बात बहुत खुली खुली बता दूं, खासतौर पर बच्चियों और लड़कियों को जो शोबिज में आना चाहती हैं और लड़कों को भी, सबको किसी फेक की बातों में तो आए ना। जो कोई कहता है ना कि मेरा एक जानने वाला है टेलीविजन के अंदर, मैं तुम्हें वहां लगवा सकता हूँ या मैं तुम्हें किसी कमर्शियल में काम दिला सकता हूँ चाहे तुम्हारी शक्ल कैसी, ऐसा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि टैलेंट एजेंसी दुनिया भर की तरह टैलेंट एजेंसी बन गई। लाइक मैं नाम लेना, सिट्रस टैलेंट है, जेनेसिस टैलेंट है, अजमेर मुराद भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं। इस तरह बहुत से लोग एजेंसीज काम कर रही हैं, प्रॉपर जो रियल है, जो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑडिशन लेते हैं, वो ऑडिशन को सेव करते हैं, बहुत सीधा सीधा है। अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं कुकिंग ऑयल की कमर्शियल बना रहा हूँ, मुझे एक हाउस वाइफ चाहिए, वो मुझे 10 ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे कि ये आप सिलेक्ट करें और वो भेजेंगे, मैं उसमें चेक करूंगा, मैं क्लाइंट से अप्रूव कराऊंगा, एक अप्रूव हो जाएगी, उनसे बात करूंगा, पैसे सीधा सीधा पैसों का काम है, कोई इसके अंदर हैंकी पैंकी नहीं है। वो आपको पैसे दे देते हैं, वो आपसे बता देते हैं कि हमारा 15% या 30% जो भी होगा इसमें होगा। पहले कुछ और तरीके और आपकी तस्वीर या वीडियो बनाने के वो कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं करते, ये जहन में रखते हैं। वो आपका मेकअप करते हैं, आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं, आपकी पिक्चर्स बनाते हैं बहुत अच्छी, आपकी वीडियो बनाते हैं बहुत अच्छी, उसके बाद वो चीजें अपने पास सेव कर लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं। आप जरा सा भी टैलेंट आपके अंदर है, आपकी अच्छी शक्ल है, आपकी अच्छी फिजिक है, आप अच्छी एक्टिंग करते हैं। देखिए प्लीज मेरी एक बात समझ लीजिए, आप कर लो। तकलीफ किसी की मीरास नहीं होती। तकलीफ कोई भी चीज, कोई भी शख्स अच्छी एक्टिंग कर सकता है, कोई भी शख्स अच्छा बोल सकता है, कोई भी शख्स अच्छा लिख सकता है। प्लीज लोग ये समझते हैं यार मेरी शक्ल अच्छी नहीं, एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ। अभी बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जी बाहर इतने अच्छा नवाजुद्दीन है या इरफान खान है या हमारे पाकिस्तान में उन लोगों का नाम ले लो, कोई माइंड ना कर जाए अच्छी शक्ल नहीं, मगर बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, शक्ल पर मत डिपेंड करें। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई। अब कॉल आएगी ना, मैं आप लोगों को इंटरप्ट करके कॉल ले लूंगी क्योंकि हमारे कॉलर्स जो है, हाँ कॉलर्स जो है वो बहुत नाराज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कॉल ड्रॉप हो रही है। अच्छा आपने, मैं आपसे भी आमिर ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारे यहाँ टीवी के लोग ही अब फिल्म्स की तरफ भी आ रहे हैं और टैलेंट हंट करने में आप किस तरह से लोगों को लेते हैं? क्योंकि मैं देखती हूँ, मैंने टीवी का जिक्र इसलिए किया, आई एम सो सॉरी, कि ड्रामों में आपके पास वही लगे बंदे लोग हैं, लेकिन फिल्म में मैं देखती हूँ कभी कभी पूरी कास्ट वो होती है जिनको हम पहले कभी जानते ही नहीं है। तो कैसे सिलेक्शन होती है फिल्म के लिए? फिल्म का एक पूरा प्रोसेस है, बिकॉज फिल्म का जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है उसके बाद हर कैरेक्टर का एक स्केच डिजाइन होता है, उसके बाद उसके ऑडिशंस, काफी सारे प्रोसेस है जिससे गुजर के एक एक्टर वहां तक पहुंचता है। जहां तक रही आपकी बात कि ये ड्रामे से लोग, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि हमारे पास कोई स्कूल नहीं है, कोई थिएटर नहीं है, कोई फोरम नहीं है। जब तक ये चीजें हम इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो हमारे पास न्यू फेसेस नहीं आ सकते। अच्छा, इसका भी एक बहुत अच्छा एक रूट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सोशल मीडिया। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, अभी बहुत कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, दे जस्ट डूइंग डांस मैचेस, और वहां से उनको किसी डायरेक्टर ने पिक किया, किसी ने फिल्म की है। अभी आपको काफी सारी लड़कियां, काफी सारे बहुत टैलेंटेड लोग ऐसे दिखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर जो बड़े स्किल्ड हैं। तो हमारे यहाँ, और बल्कि सोशल मीडिया के जो अपने एक्टर्स हैं वो कितने फेमस होते जा रहे हैं, आप देखिए उनकी अपनी फॉलोइंग है। आप अगर उनके पेजेस जाकर देखें या उनके अकाउंट्स देखें तो मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। जैसे अभी बहुत सारी वाइन से बन रही हैं। हमें यहीं से शुरू करते हैं। एक्चुअली एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं आपकी बात से कंटिन्यू करते हैं और आपके कॉल्स भी एंटरटेन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की अहम खबरों के साथ जुबैर अहमद सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास। रमजान के दौरान तरक्याती कामों को बुनियाद बनाकर बिजली की बंदिश न की जाए। LNG से चलने वाले 1200 मेगावाट के नए बिजली घर के क़याम की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल के लिए बजट आज पेश किया जा रहा है। वज़ीर खजाना मुज़फ़्फ़र सैयद सन 2017-18 का बजट सूबाई असेंबली में पेश करेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। काबुल धमाके के बाद पाकिस्तान के खिलाफ धमकी आमेज बयानात और इल्जामात मुस्तरद। अफगानिस्तान निज़ाम तराशियों के बजाय असल मसाइल की तरफ तवज्जो दे। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर एहसास चौधरी की अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात। एहसास चौधरी की अमरीकी सेनेटर को दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों और बेहतर होती हुई मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। लिंडसे ग्राहम की दहशतगर्दी के खात्मे पर पाकिस्तान की तारीफ। कतर में फंसे 550 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ एयरलाइंस के जरिए सऊदी अरब पहुंचा दिया गया। पहले मरहले में 400 जबकि दूसरे मरहले में 150 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब पहुंचाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान का टेलीफोन पर राब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खलीजी रियासतें इख्तिलाफात खत्म करके इत्तेहाद कायम करें। ट्रंप कतर को तनहा करके बहरान खत्म नहीं किया जा सकता। तुर्की कतर सऊदी तनाज़े के खात्मे के लिए किरदार अदा करता रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। वोटिंग कल होगी। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर पार्टी पर सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। ताज़ा तरीन सर्वे। शेर बहादुर देवबा चौथी बार नेपाल के वज़ीर आज़म मुंतखब। 70 साला शेर बहादुर देवबा की नेपाली कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन में 388 नशिस्तें हासिल करके वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मियांवाली समेत पंजाब के बेशतर इलाकों और हजारा डिवीजन में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अगले 2 रोज तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। मैच शाम 5:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी कार्डिफ में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 87 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 311 रन के ताकुब में कीवी टीम 223 रन पर आउट। PTV न्यूज पर ये थी इस वक्त की कुछ अहम खबरें। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले इशार में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का निशान, रमजान पाकिस्तान।
वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी आ रही हैं। ज्यादातर लोग ये पूछ रहे थे कि हमें तरीका बताएं। एक्चुअली आप लोग इनके नंबर्स मांग रहे हैं। ये तीनों लोग जो मौजूद हैं ये आपको कहीं नहीं भेज सकते। आपको कुछ देर पहले बताया गया था हमारे इस फोरम से कि आप टैलेंट एजेंसी में कांटेक्ट करेंगे, वो आपको आपका ऑडिशन लेते हैं, आपकी तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर आपको कहीं ना कहीं वो काम दिलवा देते हैं आसान अल्फाज में, जो हम कह रहे हैं। बहुत अच्छा और सिंपल मैंने बता दिया। आप गूगल पे ही सर्च कर लें या टैलेंट एजेंसी में कराची कर लीजिए या जेनेसिस टैलेंट, सेक्टर्स टैलेंट है, अजमेर मुराद भी करते हैं। नहीं, और दूसरे शहरों में भी है तो टैलेंट एजेंसी। लाहौर में बहुत टैलेंट एजेंसीज हैं, अच्छे लड़कियों के लिए खासतौर पर सैलून अच्छे होते हैं, डिप्लेक्स वाले हैं लोग, ये लोग सारे आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। सीधे सच्चे सही लोग हैं ये, ठीक है। मैं आपको बताऊं, इनके साथ कांटेक्ट कीजिए। ये आपको, हम डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर अब वो ताल्लुक नहीं रहा है हमारा कि अब हम खुद मॉडल चूज करें। एक्टर पहले होता था, एक्टर हम टैलेंट, और आप भी कमर्शियल के लिए टैलेंट एजेंसी को ही कहते हैं। एजेंसी को करते हैं, क्लाइंट हमें अप्रूव करके बता देता है, दे देता है, या तो क्लाइंट कर देता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कर देती है, या फिर हम लोग कर लेते हैं। हम खुद खर्च नहीं करते अब। पहले होता था, हाँ मेरा होता था कि मैं तो चलते रोड के ऊपर अगर मेरा तो मैं कमर्शियल कर रहा होता था। जैसे एक बहुत अच्छी मॉडल है इनको पाकिस्तान की, उनको मैंने बाटा शॉप पर सारे रोड पर पकड़ा था। मैंने यार आप एड करेंगे जी, मैंने कौन सी मॉडल है, हम नाम भी बता दें। आपने शॉप बता दी, उनकी प्रमोशन कर दी, सब कर दिया, मॉडल का नाम तो बताएं। मैं बता, मुज़म्मिल इब्राहिम थी। अच्छा, कमर्शियल कर रहा था, मुझे ये नजर आई पहली दफा जिंदगी में इनको। मतलब इन्होंने कभी कुछ नहीं किया होता। इनसे मैंने कहा आप एड में काम करेंगी। आज इन्होंने हंस के कहा कि क्या चीज है, मैंने बताई है कि मैं पूछ के बताऊंगी। नेक्स्ट दिन मैंने अपना कार्ड दे दी, नेक्स्ट दिन की कॉल आ गई। इनका अभी वो उनका पहला कमर्शियल था मेरे साथ। इसी तरह और बहुत से लोग हैं, मैं तो नाम लूं, फरीला कादी ने मेरे साथ काम शुरू किया था, पहला कमर्शियल उन्होंने मेरे साथ किया था। देखो उनको डिफ्लेक्ट से मैंने देखा, वहाँ आई थी। तो वो आपने काफी लोगों को देखा था, अब देखना छोड़ दिया तो बड़े लॉस में होंगे इतने सारे लोग। देखना शुरू कर दिया ना, वो लॉस पूरा हो गया। उन्होंने पहले होता था कि हम लड़कों को पकड़ लेते थे रोड पे, चलते काम करेंगे, अच्छा ठीक है। अब मगर अब अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के पास, अब आप इसीलिए व्हाट आई बिलीव कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों को मिसयूज करते हैं। इस पे मुझे बात करनी है, लेकिन तो सॉरी एक कॉलर है, उसके बाद आप इस बात को कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आ रही है जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन जी? मैं वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज आ गई? रिलैक्स, चलो रिलैक्स हो जाएं, फोन बंद करें, रिलैक्स एंड देन कॉल बैक अगेन। थैंक यू सो मच। जी 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 बताइए। आज भी मैं इस बात में इसी तरह कंटिन्यू करूंगा कि आज भी वो लोग मौजूद हैं जो लोगों को मिसयूज करते हैं, डिट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आपने बिल्कुल सब कुछ सही कर लिया, ये टैलेंट एजेंसी होने की वजह से। सो ये उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है। आपके पास बड़ा अच्छा एक्सेस है सोशल मीडिया, आप जाके पहले उससे चेक करें कि आया इन्होंने काम किया है या नहीं किया। आप किसी इंडस्ट्री के आदमी से उसके बारे में इंक्वायरी करें, बिकॉज केसेस अभी भी बहुत सामने आते हैं कि लोग कंप्लेन करते हैं बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत इस तरह की, क्योंकि एक लड़की के लिए क्यों है ये मुश्किल बात, क्योंकि आज तक हम उस जगह सुधार नहीं पैदा कर सके। तो ये बात हम मुझे आपकी बात से दोबारा वो याद आया, पिछले दिनों मैंने ऑन एयर कहा था उष्णा शाह ने जो लेटर लिखा है, ओपन लेटर, उसमें तो उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी कही है और वाकई ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सो इसमें सबसे ये ड्यूटी मेरी भी है, ये एक एक्टर की भी ड्यूटी है कि मैं अपनी तरफ इस बिगाड़ को सुधारने की कोशिश करूं कि किसी को किसी लालच की वजह से आप प्रमोट ना करें, आप टैलेंट को प्रमोट करें। आप अपने पाकिस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ टैलेंट की कमी नहीं है, आपको यहाँ अच्छे से अच्छा मॉडल भी मिलेगा, यहाँ अच्छे से अच्छा एक्टर भी मिलेगा, कमी नहीं है। हमें सिर्फ अपने रूट्स को, अपनी चीजों को ठीक करना है। अच्छा, ये चीजें साथी जो ने लड़कियों के लिए कहा, आप लकी रही होंगी कि आपने ये सब। जी, मुझे बहुत इजीली तरीके से मुझे बहुत अच्छा पीटीवी के ऑप्शन मिल गया था और फिर इसके बाद से मुझे यहाँ से मैंने आगे सेकंड जहाँ भी काम किया। वैसे आप देखती होंगी एट लार्ज लड़कियों को होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपको बहुत कम काम दिया जाता है, बहुत थोड़े शॉर्ट्स 2 सीन्स के लिए बुला लिया जाता है, 3 सीन्स के लिए उसके लिए आपको फिर स्ट्रगल ज्यादा करनी होती है। और जब आप में टैलेंट होता है तो आप थोड़ा सा भी वर्क करते
जाते हैं तो फिर आपको आगे अच्छा और बड़ा काम मिल जाता है जिससे आप कंटिन्यू नजर आने लग जाते हैं चैनल पे। तो परसिस्टेंस भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि एक दो दफा करके आप हार मान जाए। हाँ यस बिल्कुल, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो देन ही आप आगे जाके नजर आएंगे, आपकी जो आप में सलाहियतें हैं वो नजर आएंगी। क्योंकि बेसिकली एक कैरेक्टर तो होता नहीं है, अगर आप एज ए एक्टर काम कर रहे हैं तो अगर आपको किसी पागल लड़की का कैरेक्टर मिल गया, किसी डॉक्टर का मिल गया, तो वो सब चीजें आप अच्छे से कर सके, वो सब टैलेंट आप में होना चाहिए। याहिया साथी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, और आज ये दुआ कर रही हूँ कि हर कोई, जैसे मैंने आपको सलाम किया आपने जवाब दिया और गुफ्तगू शुरू हो गई, ऐसे ही हुआ करे, अल्लाह करे। हम लोग तो आदि क्योंकि इतने सबको मैं कितनी बार आपके सामने मैं अनाउंस करती रहती हूँ, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, डायरेक्टली बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं तो हमने तो एक तरीका इख्तियार कर लिया, लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि एक तो टाइम भी वेस्ट होता है और अपनी बात आप कमजोर नहीं कर पाते। और पहले तमाम मेहमानों को सलाम की कि आपका तो आज गुफ्तगू आपकी एक्टिंग और उसके हवाले से हो रही है और टैलेंट के हवाले से हो रही है। मेरा क्वेश्चन है ना, वो आपके जो हजरात बैठे हैं ये देखिए, मैं दुनिया भर में मैंने जब देखा तो दुनिया भर में मेयार जो होता है वो एक्टिंग का या किसी भी टैलेंट का या किसी एनालिस्ट का जो भी बैठा होता है उसकी एक्सपर्टीज होती है, उसका वो किसी भी चीज किस तरीके से प्रेजेंट कराई चीजों को। लेकिन हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि अगर आपकी शक्ल सूरत मुनासिब नहीं है तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो आपको नहीं आप आगे आ सकते। एक तो ये मुझे इसका रीजन पता करना है। दूसरा ये मुझे बताए, आप जो हमारे डायरेक्टर बैठे मैं इनसे दरखास्त करता हूँ कि आप जो यंग लड़के लड़कियाँ, स्पेशली वो बेचारे जो छोटे इलाकों की लड़कियां होती जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो एक्टिंग के चक्कर में इधर उधर फंस जाती हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देंगे कि वो सही ट्रैक पे जाएं? थैंक यू सो मच। ठीक है, हम इस पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। वैसे हमने थोड़ी सी बात की थी आया साहब इसको, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो बात इन्होंने कही कि जिनकी शक्ल ज्यादा मुनासिब नहीं रख रही होती, अपेरेंस किसी भी वजह से ज्यादा मुनासिब नहीं लग रहा होता, उनको मौका नहीं मिलता, और मैं इनकी बात से इत्तेफाक करती हूं। बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान में सब वो उनको मौका किसने दिया? बात ये है ना, सिर्फ ये कि उनका टैलेंट था। वो कैसे टैलेंट पता चला? वो कहीं पर आए, उन्होंने किसी फोरम पे देखिए पहली एंट्री इज ऑलवेज डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कहती कि बाद में टैलेंट का तो पता चलेगा, आप भी कास्ट करेंगे, आप भी कास्ट करेंगे। चलिए, एक आर्टिस्ट था, मैं सिर्फ ऐसे कह रहा हूँ, उसको मैंने एक पब्लिक फोरम में लाइक घर की एक महफिल में किसी ने बोलते हुए सुना। काशिफ खान, चलिए मैं नाम है उसका, काशिफ खान, एक वो स्पीड में बोल रहा था। मैं उस तकरीब में उसके पास गया, मैंने कहा बेटा मुझसे जरा मिलना आके। वो 2 दिन बाद मेरे पास आ गया। आने के बाद आज वो अच्छा आर्टिस्ट है, उसको हमने हर जगह इंट्रोड्यूस किया कि यार ये काम अच्छा कर सकता है। इस तरह बहुत से लोग हैं। मैं नहीं ले रहा, मेरा बहुत दिलचस्प नाम है, उनकी शक्ल नहीं अच्छी है। लेकिन काशिफ खान अगर आप बात करें तो वो तो काफी मुनासिब शक्ल वाले हैं। मैं कह रहा हूँ टैलेंट था उसका, वो किसी फोरम पर पाकिस्तान टेलीविजन पे किसी चैनल पे नहीं आया था, वो एक घर की शादी में बोल रहा था। ठीक है, हाँ इसको आप कंक्लूड कर दीजिए आमिर, क्योंकि वक्त हमारे यहाँ खत्म हो गया। ये बेसिकली हम सबको ये बात समझने की जरूरत है कि ये कमर्शियल इंडस्ट्री हो या हम मासेस के तौर पे भी अगर इस चीज को देखें तो हमें खुद सपोर्ट करना चाहिए कि अगर कोई गुड लुकिंग नहीं है और इसके अंदर स्किल है तो वी हैव टू सपोर्ट। तो ये पूरा एक सर्कल है, हर किसी की जिम्मेदारी है। बोलने वाला बात तो जरूर कर रहा है बट हम सपोर्ट नहीं करते। अब कमर्शियल के अंदर आप देखें, ब्यूटी आपको बहुत ज्यादा नजर आती है। पाकिस्तान में स्टोरी टेलिंग नहीं है। कमर्शियल में आप ब्यूटी देखेंगे, खूबसूरत देखेंगे। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हो, अगर हमारे पास स्टोरीज हो, तो उस कमर्शियल में आपको हर तरह का आदमी दिख सकता है। तो ये ब्रांड्स को, ये मार्केट को, सबको इस चीज की एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी और अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जो हम अपने दुश्मन मुल्क को बहुत बुरा भला बोलते हैं, बट वो इस चीज में काफी आगे जा चुके हैं। वो आगे जा चुके हैं। एक कॉलर है, लास्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जल्दी से अपनी बात कर लीजिए। जी तौकीर अहमद मियावाली से। हाँ जी, इसके बाद तौकीर अहमद मियावाली से। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल तौकीर साहब। हमारा टाइम यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया। जाते जाते कुछ कहना चाहती हैं, कोई जल्दी से टिप दे दें? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, माशाल्लाह जैसे सभी जानते हैं कि रमजान का दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है और बहुत खूबसूरत महीना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अपनी डोनेशन दें उन बच्चों को, उन बीमार लोगों को जो आपके थोड़ी सी डोनेशन से उनको अच्छी खुशी मिल सकती है, उनकी बीमारी दूर हो सकती है। और हमेशा इसी महीने को ही नहीं लेके इस महीने
महीने के बाद भी सबसे इसी तरह कोशिश करें कि प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत सी बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं। अब एनालाइज आपने खुद करना है, ये पुराना दौर नहीं है कि आपको एक एक चीज की स्पून फीडिंग की जाए, आपको सिर्फ एक चीज के बारे में अवेयर कराया जाता है। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो राहें आपने खुद बनानी है, उसके लिए मुस्तकिल और मुसलसल कोशिश आपने करनी है। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं और ब्रांड कॉन्शियस कितने हम हैं इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर उनकी शॉपिंग रेल के मैदान से सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सब मुकाबले और दुनिया भर के टूर। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ, जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप मोबाइल ऐप, जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है। सिर्फ एक क्लिक की पूरी पड़े खबरें की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और खबरें हर वक्त बात। रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले साथ में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, रमजान पाकिस्तान अल्लाह पाकिस्तान, रमजान वेलकम बैक। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंट्रोडक्शन से हम बात आज लेकर चल रहे हैं। अब फाइनली उसे डिस्कस करने का मौका हमें मिलेगा। हमारे साथ मॉडल मौजूद हैं, रमशा औरंगजेब, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वो लोग हैं, ये खास तौर पे मैं इनका ये बता दूं कि ये क्योंकि रैम्प मॉडलिंग और फोटोशूट्स बहुत ज्यादा करती रही हैं, मैं इनको इस हवाले से जानती हूँ। और आज के प्रोग्राम में खास तौर पे इनका आना इसलिए भी बनता था क्योंकि ये वो लोग हैं जो ब्रांड्स को कैरी करते हैं। तो ब्रांड को जब कैरी करते हैं और जब लोकल चीजें कैरी करते हैं तो क्या फर्क
लगता है आज जरा इनकी दिल की बात भी सुनेंगे, सच्ची सच्ची बातें करनी है, ठीक है। एंड वी हैव ब्यूटिशियन फराह सैफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फराह, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुश हैं आप? आपको मॉडल कह दिया था आज की। एंड वी हैव जीशान बारीवाला, फैशन डिजाइनर है एंड स्टाइलिस्ट है। स्टाइलिस्ट तो आपको इनको देखकर ही लग जाएगा कि ये स्टाइलिस्ट है। कैसे हैं आप जीशान? पहले डिजाइनर बने थे या पहले स्टाइलिस्ट बने थे? पहले मैं डिजाइनर बना था, फिर मैं स्टाइलिस्ट बना था। अच्छा, और मेल फीमेल दोनों काम करें। मैं आपसे डिस्कशन का आगाज करती हूँ। मुझे बताइए कि अब तो इतने ब्रांड्स हैं और बड़ा नाम क्या छोटा नाम क्या, एवरीबडी हैज दैट रेंज जो किसी न किसी तरीके से एक्सेसिबल हो ही जाती है। मतलब 2000-2500 की कुर्सी तो मिल ही जाती है, नहीं तो सेल में मिल जाएगी। अब ब्रांड्स को अप्रोच करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि ब्रांड पहना ही हुआ है तो ठीक है। कल मैं एक ब्रांडेड शॉप में गई, नाम नहीं लेना चाहती, कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों के जहन में सिर्फ ये है कि मैंने तो फलां का सूट पहना हुआ है तो लोग खरीद रहे थे। देखिए, पहले होता था कि लोगों के पास अवेयरनेस कम थी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया इतना ज्यादा वास्ट अमाउंट पर काम कर रहा है कि अब लोगों को मालूम है कि अच्छे और बुरे की तमीज अब काफी हद तक लोगों में आ चुकी है। फिर जहाँ तक ये बात समझते हैं हम लोग कि हम लोगों को ब्रांड से जाना होता है। पहले होता था कि लिमिटेशन होती थी ब्रांड्स के अंदर, तो लोगों को अपने शो ऑफ करने के लिए सिर्फ उन नामों को यूज करते थे। अब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ गई कि उनको वो सर्चिंग पूरी करते हैं, उनकी ब्राउजिंग हर जगह मौजूद होती है। एग्जैक्टली, मगर उनको क्या चाहिए वो अपने बजट पर जरूर जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है मेन लोगों के अंदर अवेयरनेस इस चीज की ज्यादा है कि वो अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत काम करते हैं कि कलर उनका कैसा है तो क्या सूट करता है। पहले लोग होते थे कि आंखें बंद करके हर चीज बिलीव रखते थे। अब आपने देखा होगा कोई भी क्लाइंट बगैर अपनी राय लिए कोई चीज अब नहीं खरीदता। तो अभी काफी चेंजेस आ रही हैं। ऐसा ब्रांड को प्रीफर करना ऑब्वियसली हम कहते भी कि प्रीफर करो, क्योंकि ब्रांड के पीछे बहुत मेहनत भी होती है, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, जो कि ऐसे नहीं होता कि हर ब्रांड से नहीं। मैं आपसे चलिए इस सवाल को थोड़ा सा मोल्ड करके आपसे पूछ रही हूँ, वो बातें अपनी जगह। हम ये नहीं कह रहे कि ब्रांड किसी तरह से कम है, ब्रांड ऑब्वियसली उनके पीछे साल की मेहनत होती है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर मैंने फॉर इंस्टेंस आज कोई ब्रांड नहीं पहना तो क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे ब्रांड के साथ ऊपर नीचे जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। किस चीज के साथ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अटैच होना चाहिए? कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेस्ट होता है आपकी पर्सनालिटी के साथ। ऐसा कॉलेज में लोगों को ये प्रेफर करता है, नो मैटर आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, अगर आप कैरी बहुत अच्छे से कर रहे हो आप कोई भी सूट अच्छे से पहन सकते हो विद कॉन्फिडेंटली। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये देखो कि ब्रांड है, हो सकता है वो कलर आपको सूट ना करे, तो ब्रांड तो नहीं देखेगा, मेन चीज आपके ऊपर जो जोड़ा कलर स्टाइल दिखता है वो ब्रांड टैग अंदर चला जाता है। बिल्कुल, वो मैटर नहीं करता। मुझे इसलिए हंसी आई क्योंकि जो लॉन की दुपट्टों में ना लोग वो जहाँ पर लिखा होता था ना ब्रांड का नाम, वो दुपट्टे में ऊपर रखते थे। हाँ वाकई गैदरिंग्स में ना वो दुपट्टे की साइड ऊपर जहाँ ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हर कोई तो नहीं पूछता ना, आप बता सकते हैं। बट यू आर राइट, दुनिया को वैसे नॉलेज होगी मैगजीन के थ्रू के ये मारिया भी का है, ये फलाने का है, ये फलाने का, वैसे उससे पता। और मुझे तो लगता है कि डबलिंग ना हो जाए, किसी भी जगह पे आप ऐसा जोड़ा पहन के जा रहे हो तो ये होता है कोई और ना पहने हुए हो, ऐसा हाल हो गया। लेकिन अगर कॉपी और ओरिजिनल दोनों के पहने हुए सामने आते हैं, आप उससे कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस बंदे ने वो पहना हुआ है, किसने पहना हुआ है। एग्जैक्टली, क्योंकि पहनावे पर मेन मैटर करता है, नो मैटर आपने क्या पहना। हाँ, ये जो इन्होंने बात की ना कि आप कैरी कैसे करते हैं, वहाँ बात खत्म हो जाती है। अगर आपने कॉपी भी ऐसे पहनी है ना कि ओरिजिनल वाला कॉम्प्लेक्स में आ जाए, तो बस ये आपकी पर्सनैलिटी का पावर है। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल चाल? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैम मेरी एक आपसे एक चीज रिक्वेस्ट है कि जरा इसके आप हाईलाइट कीजिएगा कि दो डिफरेंट ब्रांड है पाकिस्तान में, एक शान मसाले का और एक क्यू मोबाइल का। दोनों का मतलब कि विजन एक का पॉजिटिव जाता है, एक का नेगेटिव जाता है। ऐड आपने भी देखी होंगी और सोसाइटी भी देखती है, उनके वो रमजान में भी जा रहे हैं। एक में पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं और एक में नेगेटिव दे रहे हैं, मतलब उसमें 1.5 का पॉइंट दे रहे हैं, इसमें आपको अच्छी गली आपको मतलब जिस मौके में रहना सिखा रहे हैं किस तरह लोगों के साथ। ठीक है, इसमें आप बात क्या कहना चाहते हैं? बात की बेसिकली जब ब्रांड कोई भी एडवर्टीजमेंट बनाते हैं उनको कम से कम अपने सोसाइटी के एथिक्स को उनको मस्ट माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये टॉपिक जो है, ये जो बात आपने की, ये बहुत डिबेट करने वाला टॉपिक है और इसमें खाली मैं या आप किसी को भी सुधारने की नीयत से एक फोरम से अपनी आवाज नहीं उठा सकते, बल्कि इसमें वो तमाम लोगों का होना जरूरी है जो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है।
क्योंकि वो भी निहायत पढ़े लिखे, बहुत पैसा लगाने वाले और बहुत उम्दा लोग होते हैं जो इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं. कहाँ कौन सी चीज़ हमारी और उनकी मैच नहीं करी, इसके लिए उन सब लोगों का यहाँ होना जरूरी है, फिर हम इस पे बात कर सकते हैं. तो हम कोशिश करेंगे, बात आपकी बहुत अच्छी है, इस बात को कभी न कभी अपने फोरम पे किसी न किसी तरीके से हम केटर जरूर करें. बाकी ये तो हम सबके दिल में है बात के अपने कल्चर से करीब होनी चाहिए चीजें. अच्छा, मुझे रमशा आप बताएं कि ब्रांड्स आप जब कैरी करती हैं, वो ब्रांड पहनने के बाद आपको लगता है कि वाह क्या बात है, मेरी पर्सनैलिटी तो डिफरेंट लग रही है, या आपको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि ये ब्रांड खिल उठेगा? बिल्कुल आपने सही कहा नुसरत, क्योंकि ब्रांड पहनने में एक पर्सनैलिटी निखार आ जाता है एकदम सामने आपके. और फिर जो डिजाइनर ड्रेस डिजाइन करता है वो मॉडल को देख के उसकी मुनासबत के हिसाब से करता है, तो उसके हिसाब से ड्रेस तो पर्सनैलिटी को निखार देता है. साथ में उसका मेकअप किस तरह का होना चाहिए, उसके जो है ना हेयर स्टाइल किस तरह का होता है, वो ज्यादा प्रेफर करता है इन चीजों को, वो ज्यादा. अच्छा, तो इससे मैं पूछ लेती हूँ ना, क्योंकि ये बात है, मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं बहुत डल कलर्स, मुझे लगता है कि डल हैं कलर्स, डिजाइन बहुत अच्छे थे लेकिन कलर्स डल हैं, फिर भी मैं लेकर आती हूँ. और जब उसको मेकअप और बालों से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है. ये जरा आप अपनी जबान लोगों को बताएं. है कि अगर ड्रेस कैसा भी हो, उसके साथ जैसे मैं अगर सिंपल अंदर इंटर हुई हूँ और उसके बाद मेरा मेकअप हुआ, उसके बाद मेरे बाल बने और इसी ड्रेस के साथ मैं अपने आप को मजीद और अच्छी फीलिंग और अच्छा फील करने लगी. और अगर मेकअप नहीं है, हेयर नहीं है, तो मतलब समझे कि वो ड्रेस की कोई अच्छा, मैं तो ये देखती हूँ कि ब्रांड्स के अलावा भी लोग आजकल वन कलर के भी ड्रेसेस बना रहे होते हैं, व्हाइट्स बहुत पहन रहे हैं, ब्लैक पहन रहे हैं, तो कुछ भी व्हाइट वगैरह पहना हुआ है, गले में कुछ डाला हुआ है, एंड उसके अलावा उसके बाद उन्होंने मेकअप और हेयर पे ज्यादा तवज्जो दी है. तो वो लोग जो अगर ब्रांड इतना अफोर्ड नहीं कर पाते या इतना ज्यादा उनके साथ नहीं जाता, उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखार सकते हैं, कैसे नुमाया कर सकते हैं? करूंगी कि वो सिंपल मतलब अगर पहन रहे हैं, उसके साथ अपने हेयर को कर लें, अपने मेकअप को थोड़ा सा मेंटेन कर लें. ये नहीं कह रही कि मेकअप बहुत हैवी भरा हुआ हो, आपने बाहर निकलना है और एकदम आप मेकअप से लगे हुए हो, नहीं. लाइट सा ब्लश, ज्यादातर लाइट ड्रेसेस पे लाइट मेकअप ही है, बहुत ज्यादा कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को नीट कर लिया तो मतलब बहुत अच्छा. उसके अच्छा, मेकअप में दो ऐसी चीजें बताएं जो आपके चेहरे को लिट अप कर देती हैं, ब्राइट कर देती हैं. वो तो जाहिर ऑब्वियसली बात है, लिपस्टिक है और लाइट सा काजल और थोड़ा सा ब्लश ऑन. हाँ, तीन बता दी इन्होंने. काजल और लिपस्टिक लगा ली, ब्लशर और लिपस्टिक लगा ले. लिपस्टिक तो लगानी है लाजमी, क्योंकि सारा मेकअप हुआ और लिपस्टिक न लगी हो. लिपस्टिक लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर. बिल्कुल पिंक, लाइट पिंक लगा लो, बिल्कुल सॉफ्ट लगाओ. लेकिन लिपस्टिक के बगैर आपका फेस जो है ना वो लगता है कि अधूरा है. तो लिपस्टिक लगाएं. और आजकल तो मेरे ख्याल में टीनेज लड़कियों ने भी ये शुरू किया है और बाकी सब ने भी शुरू किया है. बड़ा अच्छा लगता है कि ओनली ब्लशर एंड लिपस्टिक. लड़कियां माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिव चल रही है. और वो पहले हमारे वक्तों में टीनेजर्स में मेकअप नहीं करने देते थे. आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियां बहुत क्यूट लगती है, सिर्फ लिपस्टिक लगा लेती है, लाइट सा ब्लशर लगाती है. अरे आजकल इतनी बच्चियां 6 साल की, 7 साल की, वो ग्लॉस लेकर आती हैं मार्केट से. ग्लॉस, काजल, वो उनका ग्लॉस अलग होता है. सोचिए मेरे पास छोटी बच्चियां आती है, वो अपने मामा नहीं हेयर स्टाइल बता रही होती, बच्चियां खुद बता रही होती हैं कि यहाँ से फरांटी आप लेयर्स डाल दें. अकबर इस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं. सूरत ये थी कि इमरान खान के वकील ने आज ये दावा किया कि चूंकि उनके वकील जो नथिया गली में, यानी इमरान खान साहब नथिया गली में है, इसलिए उनसे राब्ता नहीं हो सका. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब नथिया गली में नहीं है, इमरान खान साहब अब एक बंद गली में है, इसलिए उनसे राब्ता नहीं हो रहा. वरना नथिया गली और इस्लामाबाद में आजकल के ज़माने में रवाबत बनाना और टेक्नोलॉजी का जो आज समा है तो शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बहरहाल बहाने ढूंढ रहे हैं. एक अहम सवाल जो उठता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस और उसके साथ जो और केसेस हैं, जैसे कि ये कंटेम्प्ट का मामला उठा, इस पर ये वकला को कीमती और बड़े महंगे वकील जो उन्होंने किए हैं, इस पे अंदाजे के मुताबिक करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा आ चुका है. सवाल ये है कि ये इमरान खान ये पैसे जो वकीलों को दे रहा है, ये किस खाते से दे रहा है? इसका हिसाब किताब आवाम के सामने रखे.
کہ ये करोड़ों रुपए जो वकीलों पे लगा रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि वो इलेक्शन कमीशन के एहतसाब से बचे, कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने अपने अकाउंट्स जाहिर ना करें। तो उनको किसने ये इख्तियार दिया है कि ये अवाम का पैसा अपने आप को एहतसाब से बचने के लिए इस्तेमाल करे? और ये इंतहाई नाजायज और फेल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। साथ ही साथ आज पहली दफा मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूं कि जो तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आया, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दावों के कतई नजर एक जरा बराबर सबूत भी नहीं पेश कर सके कि अकबर बाबर जो है उसको पार्टी से बेदखल किया गया है। ये वही इमरान खान है जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में टीवी पे आके बार बार ये दावा किया था कि अकबर बाबर का केस इसलिए भी नहीं बनता, दावा इसलिए भी नहीं बनता और इलेक्शन कमीशन इसको हरगिज ना सुने क्योंकि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है। तो वाज़ेह अल्फाज में ये फैसले में लिखा है कि जरा बराबर ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है और अकबर बाबर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन में पहले भी था, अब अदालती फैसला भी आ गया। अब मैं खान साहब जो प्रोफेसर बनते हैं अखलाकियात के सियासत में, उनसे सवाल करता हूँ कि जो उन्होंने पब्लिक में ये दावा किया बारहा और उनके दूसरे साथी जो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे जो टीवी पे आके दर्ज देते हैं, क्या ये मुनासिब नहीं है कि वो टीवी पे आके मुझसे माफी मांगे? मैंने इमरान खान साहब को एक खत लिखा है और इस खत में ये मुतालबा किया है कि अब वो मुझसे पब्लिकली आके उन्हीं अखलाकी मयार के तहत जिनका वो दावा करते हैं मुझसे माफी मांगे। और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो इस हवाले से जो भी मजीद कानूनी कार्रवाई है उसको करने का मैं हक रखता हूँ, क्योंकि इमरान खान झूठा साबित हुआ। और ये एक सामने दलील है कि एक झूठा शख्स ये दावा करता रहा कि अकबर बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं है। जैसा कि अल्लाह ने मुझे इस मामले पे सुरखरू किया, इसी तरह मेरे तमाम इल्जामात भी सही हैं। और यही वजह है कि इमरान खान जो है वो महंगे तरीन वकील करके अवाम का करोड़ों का पैसा जो तब्दीली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है, वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए वो पैसा वकीलों पे ज़ाया कर रहे हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि वो अपने तमाम मामला जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखें और जो दूध का दूध है पानी का पानी वो हो जाए और ये अवाम जो है इस वक्त जो जानना चाहती है हकीकत, उनके सामने हकीकत आ जाए। बहरहाल मुझे ये पूरी तवक्को है कि चूंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जा रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट से जो बयानात आए हैं मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब के और दीगर जज साहिबान के, उससे ये तासुर मिलता है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट अपना GIT मुकर्रर करे फॉरेन फंडिंग यानी गैर कानूनी फंडिंग की तफ्तीश के हवाले से। मैं ये दावे से कहता हूँ कि जिस दिन ये मामला तफ्तीश की हद तक गया तो लोग पानामा को भूल जाएंगे। उस दिन मैं वो सबूत सामने लाऊंगा जिनका मैं बारहा जिक्र करता रहा, यानी धरने के दौरान जो बोरियों में पैसा आया और बोरियों में कंटेनर से बनी डाला गया और फिर उसके बाद वो किस अकाउंट में गया, ये तमाम मामला फिर उस GIT के सामने आएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुलाजमीन हैं जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आए, वो मामला भी सब सामने आ जाएंगे, वो लोग भी पेश हो जाएंगे और इंशाअल्लाह उस मामले के नतीजे में कानून के मुताबिक ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काली भेड़ें जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, जिन्होंने गैर कानूनी फंडिंग की, जिन्होंने अवाम का तब्दीली का पैसा लूट मार की नजर किया, ये तमाम ताहयात इन पर पाबंदी लगेगी कि वो किसी सियासी पार्टी के रुकन नहीं हो सकते। ये कानून कहते हैं और इंशाल्लाह उस मंजिल की तरफ हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। अगली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो अहम तरीन है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमें ये लगता है कि इमरान खान अब रॉबर्ट मुगाबे और हुस्नी मुबारक की तकलीफ में चल पड़े हैं। जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किए हैं आजम स्वाति साहब, वो बजाते खुद
इमरान खान के कैंपेन मैनेजर बन गए हैं। यानी एक अजीब ढोंग रचाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से, जिनसे ये इमरान खान का अहद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात होगी जहां उसकी क़यादत पार्टी के वर्कर मुंतखब करेंगे। आज उसका नतीजा ये है कि इमरान खान हुस्नी मुबारक की तरह अपना पैनल अपने इलेक्शन कमिश्नर से बनवा रहा है और एक जाली बोगस इलेक्शन करवा के एक क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पर मुसल्लत कर रहा है। और ये क़यादत कहाँ से है? ये क़यादत आप पिछले दिनों देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर आपको कभी भी काबिल कबूल नहीं होंगे। ये लॉन्ड्री मशीन जो इमरान खान ने लगाई है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कभी भी इन लोटों को कबूल नहीं करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें ऐसे लोग हैं जो अपनी पार्टी में नजरियाती समझे जाते हैं, तो वो अपनी पार्टियों में अपनी क़यादत का मुकाबला करें। वो अगर आसिफ जरदारी के खिलाफ है, आसिफ जरदारी से इख्तलाफात हैं, आसिफ जरदारी की सियासत को कबूल नहीं करते, तो अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुकाबला करें। यही वो रास्ता है तब्दीली का। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को कैश कराने हैं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कभी भी इन लोटों को वोट नहीं देगा। और ये जो इमरान खान ने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोटा ग्रुप बनाया है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मुस्तरद करते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इसके खिलाफ हम भरपूर एक मुहिम चलाएंगे। हम किसी सूरत इन लोटों को कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की नफी है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने जो इस वक्त इक़दामात लिए हैं, और जिस तरह तहरीक इंसाफ को एक लोटा ग्रुप और एक चूचू का मुरब्बा बना के रख दिया है, इससे नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को मजबूत किया जा रहा है। इसका यकीनन नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को आने वाले इलेक्शन में फायदा होगा। अगर नून लीग का कोई मुकाबला कर सकता है, तो नून लीग का मुकाबला वो सच्चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिन्होंने एक नजरिए के तहत पार्टी बनाई थी, जो अवाम से तब्दीली का वादा कर सकते थे, वही लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कर सकते हैं। वही लोग हैं जो अवाम के सामने जाकर तब्दीली की बात कर सकते हैं और अवाम शायद उन पर भरोसा करे। इन लोटों पे कभी भी अवाम भरोसा नहीं करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में ये बुरी शिकस्त खाएंगे और मुस्तरद होंगे। जल्द से जुलूस मजमा लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह इनको वोट नहीं पड़ेगा और हमें मुस्तरद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी हुई है और नाअहली केस में इमरान खान के वकील पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर इस हवाले से मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान के वकील के मुताबिक नथिया गली में होने के बायस इमरान खान पेश नहीं हो सकते। दरअसल इमरान खान नथिया गली नहीं बल्कि बंद गली में हैं। और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि इमरान खान मुस्तकिल इस केस में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं और अब भी उनके वकील के पास कोई मौके जवाब नहीं कि अकबर एस बाबर पीटीआई के बानी रुकन नहीं है और इस हवाले से उन्होंने कोई दलाइल जमा नहीं कराए। ये थी इस वक्त की अहम खबर। रोजाना खबरें और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर। खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर मुल्की हो या महसूस या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले, दुनिया भर के टूर। इसमें वक्त है खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखती है रोजाना खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज रोजाना खबरें और चैनल 5 के पास। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी।
पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप, जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है और सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर रहती है। खबरें की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, हर वक्त खबरें हर वक्त बाखबर। लेकिन आपको उसके अंदर क्लास जरूर दिखेगी। अच्छा, एक और चीज भी जो आपने कही, बड़ी आसानी से कही, लेकिन ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाकई बोलना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लोगों का इम्प्रेशन बड़ा अच्छा था जब तक वो बोले नहीं थे, जब बोले तो सब पता चल गया। तो बोलना भी एक आर्ट है, और मेरे ख्याल में उसका ताल्लुक आपकी एजुकेशन या आपके बैकग्राउंड, घर, इन सब चीजों से। हाँ, तो ये आपको कैसी तरबियत दी गई है, आपके घर पे कैसा बोला जाता है, क्या आपको मतलब सिखाया जाता है कि अपने सामने वाले के साथ कैसे, बड़े के साथ कैसे पेश आना है, छोटे के साथ कैसे पेश आना है, और आप नॉर्मल चीज को देखें तो उसके साथ कैसे पेश। अच्छा, मुझ जैसे लोगों के लिए मैं तो आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम ये बात कर रहे हैं, मुझे वो लोग बहुत इम्प्रेस करते हैं जो बोलते अच्छा है। मेरे लिए शक्ल और बाकी चीजें जो है वो सेकेंडरी हो जाती हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो बोलते अच्छा है, मतलब उनके बोलने में वो सोच जाहिर हो जो जिसमें गहराई हो। अगर ऐसी सतही हो तो फिर बहुत इन्फ्लुएंस नहीं करता मुझे, चाहे शक्ल बहुत अच्छी हो। ये बात है नुसरत, ये आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके अंदर वो बात बहुत अच्छी है। ओह, थैंक यू। बस इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट दिया था। मैं भी यही कहने वाली थी कि नुसरत ने ये बता दिया। बोलना ही आपकी मतलब अच्छे से बात करना ही हमें खींच के लाता है। अरे वाह, ये चीज होती है। अभी मैं पूछती हूँ, यही खींच के लाया है या कुछ और खींच के लाया? खींच के लाया कि आप बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आपका नाम सुनते, क्योंकि आपका सबके साथ मिलना ऐसा है कि मतलब आप नहीं देखती हैं कि सामने वाला बड़ा है या छोटा है या मीडिया या कोई नहीं। ऐसी उन्होंने कहा ना, मुझे क्या पता बाहर कौन किस गाड़ी में आया। की बातों में सबसे ज्यादा गहराइयाँ मौजूद होती है, कभी हम शोखों में से यहाँ पर आए, वहाँ से यहाँ पर आए। गहराई खैर, तो ये चीजें, ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि ये लोग मेरी तारीफ करेंगे, इनकी बड़ी जनरॉसिटी है, लेकिन वाकई ये बात एक लार्जर लेवल पर पूरी दुनिया में इस पर फोकस किया जाता है कि आपकी एजुकेशन सिर्फ वो नहीं कि आपने मास्टर्स कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, PhD कर लिया। एजुकेशन वो जो आप वक्त के साथ साथ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। बस इट्स अ मैटर ऑफ एडॉप्शन। हाँ बिल्कुल, आप क्या चीज, क्योंकि हर चीज में एडॉप्शन है आपकी। अगर आपके अंदर तालीम बहुत अच्छी आएगी लेकिन फिर भी आपका जाहिलाना रवैया है तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी डिग्री है। लेकिन अगर आपके अंदर आपने मैट्रिक पास किया लेकिन आप अच्छा बोलते हो तो हर कोई आपको पसंद करेगा। अच्छा, जरा आप लोग अपने बारे में भी बताएं ना। हम तो ब्रांड्स की बात कर रहे थे, हमारे बचपन में तो खैर ऐसे ब्रांड्स का कोई खास वो होता नहीं था। बहुत पुराने जो कुछ ब्रांड्स हैं वो हुआ करते थे, लेकिन इतना कोई हम लोग उसके लिए क्रेजी नहीं थे जैसे अब हम और हमारे बच्चे क्रेजी हो चुके हैं। बताऊं, बच्चों को भी मतलब मदर्स ने बना दिया या मीडिया ने बना दिया या नहीं, वैसे घर वाले जब जाकर मॉल में शॉपिंग करेंगे ब्रांड से तो जाहिर है बच्चों को तो पता चलेगा। बच्चों को उसी ब्रांड कॉन्शियस में कर दिया हुआ है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि जरूरी नहीं कि आप ब्रांड कॉन्शियस ही हो, आप हर चीज के साथ कैरी कैसे करते हो बेटा, ये भी सिखाना चाहिए। ये भी सिखाना चाहिए और ये भी सिखाना चाहिए। ये हमारे टॉपिक के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ कि कुछ ब्रांड्स के ऐसे शूज हैं बच्चों में भी जो 16-18 हज़ार के हैं और आपके बच्चों को नेट से पता चल जाता है। वो कहते हैं कि आप हमें दिलाएं, कभी माँ बाप दिला भी देते हैं, मगर उनको ये बात रियलाइज कराएं कि आपके घर में जो मेड या ड्राइवर काम कर रहा है वो इतने पैसों में अपना घर चला रहा है और आप इतने पैसे के सिर्फ शूज ले रहे हैं। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो बात आ गई तो मैंने कर दी, लेकिन ये होनी चाहिए क्योंकि फैसिलिटी तो दी जाती है। अच्छा, सब अपने बचपन को जरा याद करें। बचपन में आपको लगता था कि मैं ऐसा कोई स्टाइलिस्ट होऊंगा या ऐसे स्टाइल से बातें करूंगा? इस चीज का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इतना था कि मुझे शोबिज में जाना है। अच्छा। एक्टिंग और मॉडलिंग का मुझे बचपन में बड़ा क्रेज था। और अगर शॉपिंग के हवाले से देखा जाए तो हमेशा मुझे ये चॉइस होता, मेरी मम्मा को पता था कि मैं बोलूंगी कि 500 वाली चीज में 2000 में लाई तो मुझे अच्छी लगेगी। अच्छा। नो मैटर वो अच्छी हो बुरी हो, उनको पता है कि अगर वो एक्सपेंसिव बोलेंगी तो मैं खुद पसंद करूंगा कि बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। एक्सपेंसिव चीजों पर शुरू से मेरा दिल आता था, लेकिन ऑब्वियसली वक्त के साथ अवेयरनेस आती गई कि सिर्फ एक्सपेंसिव मैटर नहीं करता, चीज आपके लिए बनी हुई वो मैटर करता है कि आप उसको कैसे अच्छे से कैरी करोगे कि नहीं। आउटडेटेड जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लोगों को भी कहता हूँ अपनी रिसर्च जरूर रखो, क्योंकि बेचने वाला बंदा आपको उसी के अच्छे पॉइंट बता के बेचेगा।
वो उसी को ट्रेंड बनाएगा। लेकिन आपके अंदर इतनी रिसर्च होनी चाहिए कि अब अगले को बोलो कि अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ये होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सही है कि गलत है। ठीक है, हमारे कुछ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नारीन, आप कैसी हो? ठीक मैम, आप बहुत अच्छी लग रही है मैम। मैं कब से आपसे कॉल मिला रही हूँ, लेकिन हमारा इतना दूर है घर कि हमारे सिग्नल बहुत कम पाते हैं। अच्छा, कहाँ है आपका घर? जी, हमारा रावी के करीब एक गाँव में है। अच्छा, आप अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को मेरी तरफ से सलाम कहें, ठीक है? और आप जो बात कहना चाहती हैं वो बताएं, क्या कहना चाहती हैं और क्या पूछना चाहती हैं? मेरा रंग जो वो बहुत डल है, तो क्या इस पे कौन सा कलर सूट करेगा? ड्रेस कौन सा अच्छा लगेगा? अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। वैसे तो ये सारे माहिर लोग बैठे हैं, ये आपको बताएंगे, आप ऑन एयर सुनो। बहुत सी एक्ट्रेसेस, फिल्म की एक्ट्रेसेस, अब वक्त के साथ साथ तो वो ग्रूम हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस भी आ जाते हैं, कोई आप दवाएं भी खा लेते हैं, कुछ और भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी एक्ट्रेसेस हमारे पास डल कॉम्प्लेक्शन की थी और उनका वो कॉम्प्लेक्शन ही उनकी ब्यूटी था, क्योंकि स्क्रीन पे जो आपका थोड़ा सा डल कॉम्प्लेक्शन होता है वो बड़ा खूबसूरत निकल के आता है। और इसको मैं तो सही उस तरह डिफाइन नहीं कर पाऊंगी जैसे मेरे ख्याल में ये लोग कर पाएं, लेकिन क्या कहेंगे आप जी, कॉम्प्लेक्शन अगर थोड़ा डिम है तो कैसे कपड़े, कैसी चीजें कैरी करेंगी तो अच्छा लगेगा? मेरे ख्याल में तो अगर यंग है तो बिल्कुल अभी तो उनको इतने शार्ट नहीं करने चाहिए, मतलब जरा लाइट भी रखें अपने आप पे, और क्योंकि रेड और इस तरह की चीजों में तो मत जाए, क्योंकि ब्राउन एंड डल में तो डल और उठता है। बात ये जैसे उन्होंने कहा कि अगर मॉडल ब्लैक कलर में होती है तो वो ज्यादा डली हमें पसंद आती है, क्योंकि वो ज्यादा हमारे कपड़े को, हमारी चीज एनहांस करती है। तो इनको भी ये चीज सोचनी चाहिए अगर मैं डल हूँ तो बल्कि मेरे ऊपर कपड़े और अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छी लगूंगी। ठीक है, लिपस्टिक वगैरह ये सब चीजें आप क्या लाइट कलर, पेस्टल कलर्स हैं वो करती हैं? ठीक है, लेकिन डल कलर की वजह से अब नॉर्मली जो इंसान का दिल है, अब जो एक गॉड गिफ्टेड चीज होगी, आप उसकी वजह से अपना दिल तो नहीं मार सकते, बिकॉज जिंदगी एक दफा मिली दोबारा तो नहीं मिलेगी। तो कॉन्फिडेंटली पहनो, जो कलर पहनना है पहनो, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बेस्ट होगा, कैरी करना अच्छा आएगा। नो मैटर आप ब्लैक पहनो, क्योंकि मैं जो गंदू में जो व्हीटिश कलर होता है उस पर ब्लैक सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। स्किन कलर खूबसूरत लगते हैं, रेड कलर ऑब्वियसली ट्रेंडी नहीं है क्योंकि आप ओकेजनली ही पहनते हो। कमरी कलर, फ्लावर्स वाले प्रिंट, सारे हर चीज उसको कलर को सूट करेंगे। अच्छा, और एक चीज सब लोग अपने जहन में रखें कि सब खूबसूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब खूबसूरत है। और ये मैं सिर्फ टीवी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने तो लाइफ एक्सपीरियंस की है ये चीज। जो चीज आप पे सूट करती है वो आप पहनेंगे, वैसा अपने आप को रखेंगे तो आप ब्यूटीफुल लगेंगे। आप नहीं करेंगे, मैं भी आपके सामने आऊंगी बाल अपने इस तरह से बिगाड़ के या तेल लगा के या चुटिया बना के और कपड़े मेरे प्रेजेंटेबल नहीं होंगे, आपको मैं भी अच्छी नहीं लगूंगी। तो इट्स ऑल हाउ यू कैरी योर। और अगर हम रिसर्च करें तो डल जो कलर के जो कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पीपल। हाँ, डल कॉम्प्लेक्शन के, या आपने कहा कलर आपका डल है, कम है रंग, वो ज्यादा अट्रैक्शन होती है उनमें। क्या कहते हैं उसको, हम क्या कहते थे, कशिश होते हैं, क्योंकि गोरे फ्लैट होते हैं, कशिश बहुत होती है। मॉडल्स हैं तो हमें भी लाइट कलर पहनने पड़ते हैं, जरूरी नहीं कि हम भी बहुत ज्यादा डार्क हैं, पर हमारे अंदर भी वही कॉन्फिडेंस की बात आ गई कि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखे कि आपके ऊपर अगर डार्क कलर्स हैं तो वो भी पहने, आप लाइट भी होते। और इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं होता अगर मैं ये सोचूं कि जी इतना गोरा होना है और उतना गोरा हो जाऊं, फिर मैं सोचूं उतना गोरा होना है और फिर मुझे वो भी ना मिले, मतलब आपकी इट्स नेवर एंडिंग। पैसा, खूबसूरती, ये सब चीजें नेवर एंडिंग है, तो जितना है उसमें खुश रहें, आज में जिए। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वहाँ बात कर रहा। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर ब्रांड भी अच्छा है और पर्सनैलिटी भी अच्छा है तो सोने पे सुहागा है जी। लेकिन अगर सोचिए कि पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और ब्रांड थोड़ा कम भी है तब भी वो चल जाएगा, लेकिन अगर पर्सनैलिटी कमजोर है और ब्रांड बहुत अच्छा है तो फिर बात नहीं बनती। बिल्कुल सही बात की आपने मामिक साहब, बिल्कुल जबरदस्त बात। तो बात यही साबित हुई कि पर्सनैलिटी जो है सारा पावर उसके पास है। आप पर्सनैलिटी को स्ट्रांग रखेंगे तो ही सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, आपसे शुरू करते हैं, पर्सनैलिटी को स्ट्रांग कैसे करें, जरा टिप्स बताएं। आज दो टिप्स आपने देनी है। सबसे मेन जो पर्सनैलिटी का आपका मैं कहता हूँ वेपन होता है वो आपकी होती है हेल्थ।
क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप फिट होंगे, आपके ऊपर कपड़े खुद सूट करेंगे, आपके अंदर साइज लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको हर कलर पहनने में अच्छा लगेगा, हर फिट आप पर सूट करेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाता है। जब आप हेल्दी होते हो, फैट होते हो या बहुत ज्यादा आपसे ज्यादा स्किनी होते हो, आप पर हर चीज खुद ही सूट नहीं करती है। फिर आप दूसरों को देखते हो, जब वो बहुत ज्यादा फिट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। सबसे बड़ा इफेक्ट आपका हेल्थ को लेकर पड़ता है। सही बात है। अच्छा, इसमें क्योंकि आजकल बड़ी ये ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू बाइंग, परचेजिंग सारी चीजें चल रही हैं, तो उसमें आप मॉडल को देखते हैं, इसने फलां का जोड़ा पहना है, क्या अच्छी लग रही है, ऑर्डर कराते हैं, घर मंगवाते हैं, सिलवाते हैं, खुद पहनते हैं, वैसा लगता नहीं है इसलिए क्योंकि वो बहुत फिट होती हैं और उनके ऊपर आपको वो जोड़ा अच्छा लग रहा होता है। और जिनकी हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, जिनका बॉडी से बहुत आउट होता है, वो मोस्टली अपनी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर ब्रांड का साइज ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा मैटर करता है। तो अगर आपने मीडियम साइज ऑर्डर किया, अगर आपको लार्ज उस ब्रांड का आता होगा तो आपके लिए वेस्टेज है। तो आपके टी शर्ट है, आप हर टी शर्ट नहीं पहन सकते हो, आप कुर्ता शलवार पहनोगे, आपका शेप आउट है, आपको वो सूट नहीं करेगा। तो मेन आपकी पर्सनैलिटी इफेक्ट पर सबसे पहले एक तो हेल्थ हो गया, दूसरी चीज आपका खुद की देखभाल। मैं कलर की बात नहीं करूंगा, कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं करूंगा, उसके अंदर फ्रेशनेस की बात करूंगा। जब उस चीज की आपकी पर्सनली के अंदर जब ये चीजें हाईलाइट होंगी तो लोग इजीली आपको जब तारीफ करेंगे ना, तो आपका जो सीना होता है ना, ये चौड़ा हो जाता है नॉर्मली कि आप तारीफें मिल रही हैं, फिर आप उसका और एहतियात करते हो और उसके लिए देखभाल करते हो। मेरी नजर में सबसे पहले दोनों ये चीजें होती हैं, आप अपना ख्याल रखें और आपका हेल्थ अच्छी रखें। अच्छा, और मुझे ये लग रहा है कि आप ये चीजों पे जो है पूरे उतर रहे हैं, तो आप क्या ख्याल रखते हैं अपना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, मगर कोशिश करता हूँ जैसे टाइम मिले मैं जिम जाऊँ, वर्कआउट कर लूँ या जॉगिंग कर लूँ। कोशिश करता हूँ, अभी डाइट को लेकर एहतियात करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देसी जो हमारी फैमिलीज है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, हमारे यहाँ तेल घी के वजह कोई चीज बकती नहीं, इट्स अ फैक्ट। तो आप अगर बोलो कि आप सब्जी वाली चीजें खाओ, फिर फ्रूट वाली खाओ, आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। मगर आप अगर उसको घर की ही चीज बनी हुई तो उसे एहतियात से खाओ, कि आप उसे लिमिटेशन के साथ खा लो, चावल कम करके रोटी ज्यादा खा लो, आप तेल कम करके थोड़ा रूखा खा लो, तो एटलीस्ट आप इस चीज का ख्याल रख लेते हो। फिर आप टाइम निकाल कर आधा घंटे के लिए जिम चले जाओ और पानी बेइंतहा पियो, क्योंकि पानी पे बड़ा जोर है इनका। पानी नहीं, हर चीज को मैटर करता है। आपकी हेल्थ के बहुत बड़े नुकसान पानी ना पीने की वजह से, और कहते हैं कि वेट गेन में भी अगर आप पानी से ही पीते रहें तो वेट गेन नहीं होता, क्योंकि अक्सर आपको प्यास लगती है जो आपको लगता है आपको भूख लग रही है। ये बड़ा गहरा पॉइंट है, आप ये मत समझिएगा मैंने वैसे ही बोल दिया। ये नहीं, ये एक्चुअली ऐसा है कि अक्सर आपको प्यास लग रही होती है लेकिन आपको लगता है मुझे भूख लग रही है, तो अपने पानी की मिकदार को सही रखें बॉडी में। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगी कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, और मैं तो मॉडल हूँ तो इस वजह से ऑयल का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ कि मेरे खाने में। अच्छा, ये जानबूझ के आप इतनी दुबली हैं या नेचुरली दुबली हैं? नहीं, जानबूझ कर भी हूँ थोड़ा कुछ। अच्छा, ऑयल वगैरह इन चीजों से मैं भी दूर रहती हूँ और वॉक बहुत करती हूँ ना। पता नहीं दिमाग में क्या, बस चलते वॉक करना या शूट पे जाना है जल्दी, बस उधर जल्दी रहती है, तो यही चीजें, बस यही ख्याल हो जाता है अपने आप। ये ख्याल अपने आप हो जाता है। आपसे हमने टिप्स लेनी है, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बताओ क्या कहना चाहती हो? निम्रा बात कर रही हूँ, निम्रा गुजर कोयटा से। ब्रांड के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। कपड़ों के जो मुख्तलिफ ब्रांड आजकल हैं, अगर आपके पास डिजाइनिंग सेंस हो बंदे की, तो आई डोंट थिंक सो कि ब्रांड्स की कोई ज्यादा वैल्यू रह जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और ये कि कोयटा में तो वैसे ही हमें इतनी टाइप की वैरायटी मिल जाती है, यहाँ का कपड़ा तो वैसे ही इतना मशहूर है, तो हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते ब्रांड्स को। अगर डिजाइनिंग सेंस किसी बंदे की अच्छी हो तो फिर कोयटा में रहते हुए वो बहुत अच्छे कपड़े बनवा। हमने भी कोयटा से कपड़ा लिया था, खुला कपड़ा ना, यानी जो खुला कपड़ा, बिल्कुल, जो बाड़े का कपड़ा बाकी शहरों में उसे बाड़े का कपड़ा कहा जाता है, बाड़ा मार्केट कहा जाता है, तो कोयटा में वैसा कपड़ा काफी मिल जाता है। और सिल्क हो, कोई भी वैरायटी हो। आप सही कह रही है, बहुत से ऐसा कपड़ा भी है जो मर्दों में भी है, जो यहाँ कराची में बहुत आम मिलता है, वहाँ से मिल जाता है, बहुत आम मिल जाता है। सही, बिल्कुल बात सही है, बात इन्होंने अच्छी की। थैंक यू निम्रा, आपकी बड़ी अच्छी कॉल थी, एंजॉयड अ लॉट। जी तो बस ये मैं भी यही कहना चाहूंगी कि स्पेशली लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको अपनी आप केयर करनी चाहिए। नहीं, अब तो सही बताना है भाई, ये केयर अपनी हेल्थ वो बहुत हो गई। अब 2 टिप्स दो अपने आप को बेहतर करने की।
पर्सनैलिटी को बेहतर करने की वही उन्होंने भी यही बातें बोली है भाई ने कि मतलब ये नहीं इस तरह ये चीज है, लेकिन खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए अपना, और हेल्थ के हवाले से यही होता है ज्यादा ऑयली नहीं खाएं, थोड़ा कंट्रोल कर लें, लेकिन आजकल रमजान में तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, ये तो चीजें खानी पड़ती हैं। ओहो खानी पड़ती हैं, क्या करें मजबूरी, हम तो नहीं खाना चाहते लेकिन खानी पड़ रही है। क्योंकि घर में अगर जब मेज जिस तरह बनी होती है हर चीज उसमें पहले फ्राई करो, सारी चीजें रखो। रहने दो फरा, आप तो उन लोगों में से होंगी जो घर में बच्चों को कहती होंगी या बाकी लोगों को खाओ, मैंने बनाया खाओ, है ना? बस मैं समझ गई थी। ऐसी बात है, मैं बोलती हूँ कि सब बना ये खाओ, खत्म करो, ये खत्म करो। ये वही वाली अम्मी मुझे याद आ गई ना सुबह में, जैसे अम्मी बोला करती है वैसे। अपने बच्चों को यही बोलती हूँ। फिर बस मेरा छोटा वाला बेटा जरा थोड़ा सा हेल्दी हो गया तो उसको मैं ये बोलती हूँ, वो बोलता है मामा पहले से मैं बहुत मोटा हो गया और आप मुझे और खिला रही है। मैं बोलती हूँ रमजान है पूरा कर लो, उसके बाद फिर वॉक करना और एक्सरसाइज करना सही हो जाएगा। बोलता अच्छा फिर ठीक है मैं खा लेता हूँ। फिर वो मासूम। हमारे तो इरफान साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इरफान साहब। जी मैडम क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? जी जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फरमाइए क्या कहना चाहते? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ कि ये लाहौर से मैंने तो बहुत दफा शॉपिंग किया कपड़े की, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि किसी से भी कहीं जगह भी अच्छा कपड़ा मिलेगा। आपको लाहौर में ये नहीं लगा, बात समझ नहीं आई, लाहौर में आपको लगा ही नहीं कि कहीं अच्छा कपड़ा मिलता है? जी जी, तो मुझे आगे मार्केट में जब जाते हैं वहाँ कपड़ा तो मिलता है, लेकिन वो भी मार्केट से उसी तरह का जो जैसे पैसे दे दिया हो। आप कितने अर्से से लाहौर में रह रहे हैं? जी शादरा मोड़ से। आप कितने अर्से से रह रहे हैं लाहौर? तकरीबन 7-8 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, पहले कहाँ थे? पहले भावनगर, करुणा भवन। हाँ तो वो वैसे तो आप इधर ही करीब ही रहे ना, पता नहीं अब ये बात तो मुझे इतनी समझ नहीं आई। वैसे आपके इरफान साहब शुक्रिया आपने कॉल किया, लेकिन लाहौर में भी बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, सारे ब्रांड्स भी हर चीज अवेलेबल है, आपकी रिसर्च को मैटर करता है। हो सकता है आपने जगह ना उस तरह ढूंढी नहीं है, आप गए नहीं है, और उनको शायद ये नहीं पता कि उनको पहनना क्या है, कुछ लेना क्या है। वो अक्सर कुछ चीजें जो कच्चा कपड़ा होता है वो दिखता कुछ और है जी, लेकिन उसको बनाने में मैटर करता है कि वो कपड़े की निस्बत आपने कुछ बनाया अच्छा है कि नहीं, अच्छा तभी उस कपड़े का लुक में। बिल्कुल 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 सही जवाब उन्होंने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ऑल द बेस्ट टू यू। दूसरा अशरा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है और हम सब इस तरह साथ में मिलकर बातें भी करते हैं अपनी ग्रूमिंग के बारे में भी, और ये दिन भी गुजार रहे हैं, तो दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ हाजिरी का, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और आज तो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान को दुआ में याद रखें क्योंकि जरूरत है हमारी टीम को जीतने की। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।